डीमन स्लेयर्स एकेडमी का वो लड़का जो हर एक टेस्ट में फेल होता आया है, वो अब खड़ा है सिंक मशीन के ठीक सामने। ये सिंक मशीन मेजर करती है कि एक इंसान की बॉडी डीमन कोर के साथ कितने अच्छे से कनेक्ट कर सकती है। वही एनर्जी सोर्स जो ह्यूमंस अपने आर्मर के लिए यूज करते हैं। आपका सिंक रेट जितना हाई होगा, आप उतनी ही ज्यादा डीमन पावर कंट्रोल कर पाओगे। क्लास की टॉप कैडेट सितु लियू ने अभी जस्ट 39% स्कोर किया है, जो पूरे ग्रुप में सबसे हाईएस्ट है और हर कोई उसे एक प्रोडिजी मान रहा है। लेकिन हमारे लड़के एंग से किसी को कोई खास उम्मीद नहीं है। मगर जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, नंबर्स पागलपन की तरह बढ़ने लगते हैं। 20%, 40% और फिर बढ़ते बढ़ते फाइनली 80% तक पहुंच जाते हैं। इंस्ट्रक्टर्स बुरी तरह फ्रीक आउट हो जाते हैं। उन्हें लगता है मशीन खराब हो गई है, पर ऐसा नहीं है। हमारा बंदा एक्चुअली रियल डील है, क्योंकि यहां कोई नहीं जानता कि ये लूजर एक्चुअली ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हुआ करता था। 60 साल पहले इसने हीरोज की एक आर्मी लीड की थी उन डीमंस के खिलाफ जिन्होंने दुनिया को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसने खुद क्रिम्सन डीमन किंग से लड़ाई की और उस फाइनल बैटल में अपनी आखिरी सांस ली थी। लेकिन हमेशा के लिए मरने के बजाय वो डेकेड्स बाद फ्यूचर में एक कमजोर बॉडी में जाग गया। जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही थी, वो अचानक एक वॉरियर की बॉडी में अवेकन होता है। वो आसपास देखता है और रियलाइज करता है कि वो किसी तरह के बूट कैंप में है, एक दूसरी बॉडी में फंसा हुआ। उसे लगता है शायद वो सपना देख रहा है। अपने हाथों को एग्जामिन करता है तो वो इतने रियल लगते हैं कि सपना हो ही नहीं सकता। वो अपने चेहरे को टच करता है और रियलाइज करता है कि ये चेहरा अलग है। ये उसका वो कूल, अनबीटेबल, कैरिज्मेटिक और हैंडसम चेहरा नहीं है, और ना ही उसकी वो स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी है। वहीं स्पॉट पर उसका मेल्ट डाउन हो जाता है। वो चिल्लाता है कि वो कौन है और कहां है। अपेरेंटली वो हीलियोस रीजन के एक बूट कैंप में है। कमांडर उन्हें एड्रेस करता है, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो समझे कि सोल्जर इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है। कमांडर कंटिन्यूअसली बोलता रहता है कि अगर वॉर में मरने वाले सोल्जर्स न होते तो वो लोग आज यहां न होते, और कैडेट्स पर चिल्लाता है, क्या तुम्हें सच में पता है एक सोल्जर होने का मतलब क्या है? सब हाँ में जवाब देते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अग्री नहीं करता। वो अपने आप में बड़बड़ाता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, लेकिन कमांडर उसे सुन लेता है और पास आता है। वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या उसे वो सिंबल समझ नहीं आता जो सोल्जर्स रिप्रेजेंट करते हैं। कमांडर उसका नाम पूछता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद को लेजेंडरी हीरो एंग डिक्लेयर नहीं कर सकता। सरप्राइजिंगली इस रीइनकार्नेटेड बॉडी में भी उसका नाम एंग ही है। और ये सुनकर कमांडर और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उस राइचस नाम की बेइज्जती है। वो उसे स्टूपिड फूल बुलाता है जिसने अभी तक सोल्जर की सेल्फ कल्टिवेशन का फाउंडेशन भी अचीव नहीं किया है, और फिर उसका चेहरा जमीन पर स्लैम कर देता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह डिसअपॉइंटेड है कि उसकी बॉडी इतने लो लेवल के ब्लो पर रिएक्ट भी नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि उसका नाम लेजेंडरी हीरो वाला है। कमांडर वहां से जाते हुए उसे धमकी देता है कि वो उस पर खास नजर रखेगा। फिर वो वापस क्राउड को एड्रेस करता है और सबको इवैल्यूएशन फील्ड में मूव करने को बोलता है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड फिजिकल इवैल्यूएशन है। सोल्जर्स में से एक बंदा एंज को उठने में मदद करता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो अपना इंट्रोडक्शन लैंसिनो के नाम से देता है और बोलता है कि हमारे लड़के का नाम ऐसा है जिस पर गर्व होना चाहिए। जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, सामने से एक व्हाइट हेयर्ड लड़की इंटरप्ट करती है और एंज का मजाक उड़ाती है कि उसका नाम लेजेंडरी हीरो से मिलता है। एक बात तो पक्की है, इस लड़की को हमारे लड़के और उसके नाम से सख्त नफरत है। वैसे उसका नाम सितु लियू है, और वो उसे बचकना बोलते हुए वहां से चली जाती है, जिससे हमारा लड़का बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो लैन से कंप्लेन करता है कि इस लड़की का एटीट्यूड बहुत कॉकी है। ये सुनकर उसका नया दोस्त ऑनेस्टली सरप्राइज होता है कि एंज उसे नहीं जानता। वो बताता है कि ये उनके बैच की मोस्ट एंटिसिपेटेड सोल्जर है, एक यंग लेडी जिसका निकनेम कोल्ड ब्लडेड डीमन है, और वो हीलियोस रीजन की सबसे एस्टीम्ड सीतु नोबल फैमिली की बेटी है। एंज को सीतु नाम बहुत फेमिलियर लगता है और वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने ये पहले कहां सुना है। उसका नया दोस्त उसे जमीन से उठाता है। तभी पीछे से कोई लड़की उनकी फोटो ले लेती है और कहती है, ट्रूली एन्चैंटिंग रोमांस। वो दोनों मुड़ते हैं और वो लड़की कहती है कि वो उसे इग्नोर करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि प्रोटैगनिस्ट सीरियस फेस बना के पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन है। लैन पूछता है कि क्या उसने अभी उनकी फोटो ली, जो कि एंज के हिसाब से अभी मेन पॉइंट नहीं है। वो अपना इंट्रोडक्शन सुजू यूहुई के नाम से देती है और कहती है, नाइस टू मीट यू। अपेरेंटली उसने लड़कों की इंटरैक्शन को किसी वियर्ड रोमांस सीन की तरह देखा, जो किसी वजह से उसकी अटेंशन कैच कर गया। एंज को बड़ा अफसोस होता है कि ये लड़की दिमाग से थोड़ी पैदल लग रही है। फिटनेस टेस्ट वेन्यू पर एंग खुद को फायर अप करता है, याद दिलाता है कि भले ही बॉडी वीक है, लेकिन अल्टीमेटली वही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। वो मॉन्स्टरस ग्रेड्स लाकर सबको स्टन करने का इरादा रखता है। टेस्ट शुरू होता है लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस राउंड से। एंग तेजी से निकलता है, टॉप रैंक सिक्योर करने और नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए। एंड में वो रिकॉर्ड तोड़ तो देता है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लेने का रिकॉर्ड, और अल्टीमेटली लास्ट आता है जिस पर सब हंसते हैं। सेकंड फिटनेस टेस्ट है एक्सप्लोसिव आर्म स्ट्रेंथ, जहां एंज फिर से लास्ट आता है और अपनी कलाई भी मोच लेता है। एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ टेस्ट में भी वो बुरी तरह फेल होता है और एक बार फिर लास्ट आता है।
सितु लियू उसका मजाक उड़ाती है कि एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक के सबसे वर्स्ट रिजल्ट्स इसके हैं। लैन उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, जबकि सुजू डिसअपॉइंटेड है कि शायद ये आखिरी बार हो जब वो इन दोनों की साथ में फोटो ले पाएगी। मीनवाइल इंस्ट्रक्टर जाओ टांग और ऑफिशिएटर उसकी परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। जाओ टांग कैप्टन से कहता है कि एंग के रिजल्ट्स इतने खराब हैं कि उसे तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, सेकंड राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। कैप्टन एग्री करता है कि उम्मीद कम है, लेकिन उसे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का हक है, जो शायद उसका आखिरी चांस हो सकता है। वो ऑर्डर देता है कि सेकंड राउंड तुरंत शुरू किया जाए। इस टेस्ट के लिए वो एक बिल्डिंग के अंदर गैदर होते हैं, जहां उन्हें उनके स्पेशल इक्विपमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन पर असेस किया जाएगा। एंग के लिए ये चमकने का मौका है। उसे याद है कि पास्ट में उसका एवरेज सिंक रेट 96% से ऊपर रहता था। भले ही वो अभी बेस्ट शेप में नहीं है, वो जानता है कि ये सब डिटर्मिनेशन का खेल है और वो डाउटर्स को गलत साबित करने के लिए तैयार है। वो ग्राफ्टिंग गियर चेक करता है, जो 60 साल फ्यूचर का लग रहा है और सुपर लाइट है। वो काफी पम्प्ड फील करता है। सितु लियू, जो एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से ट्रेन होकर आई है, 39% का सिंक रेट लाती है, जो वहां सबसे हाईएस्ट है। वो अटेंशन का सेंटर बन जाती है और कोई तो उसे डेट भी करना चाहता है क्योंकि वो इतनी इंप्रेसिव है। जब वो लाउंज में अपना स्कोर देखती है, वो खुशी से पागल हो रही होती है, हालांकि वो कूल दिखने की कोशिश करती है। एंज हैरान है कि ये लड़की पहली ट्राई में ही 39% कर गई। उसका नया दोस्त बोलता है कि लियू में एक छुपी हुई आग है और एंज भी वो फील कर सकता है। तभी लैन नोट करता है कि उसका दोस्त टेस्ट को लेकर चिंतित नहीं दिख रहा और हमारा लड़का कंफर्म करता है कि वो नहीं है। आखिरकार उसे इन चीजों की आदत है। टेस्ट कंटिन्यू होता है। बहुत से न्यूबीज के लिए ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट यूज करना पहली बार है और साफ दिख रहा है कि ये दर्दनाक है। डीमन कोर उन्हें जोर से हिट करता है और शुरू से ही बॉडी पर बहुत स्ट्रेन डालता है। कुछ लोग दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। पास होने के लिए वॉरियर्स को कम से कम 10% सिंक रेट चाहिए। लैन 24% मैनेज कर लेता है, जो एक अच्छी बात है। सुजू 30% लाती है और पास हो जाती है। जाओ टांग मेंशन करता है कि इस राउंड में कुछ प्रॉमिसिंग नया टैलेंट दिख रहा है। उसका कॉलीग पॉइंट आउट करता है कि सुजू को मिलाकर ग्रुप में 6 वॉरियर्स हैं जो स्टैंड आउट कर रहे हैं। जाओ टांग मानता है कि प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो इसके लायक नहीं है। फिर हमारे लड़के की बारी आती है और लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, गेस करते हुए कि उसकी पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से उसका सिंक रेट लो ही होगा। एंज को यकीन है कि इन सब के बोलती बंद होने वाली है। वो उन्हें दिखाने के लिए डिटर्मिन्ड है और उम्मीद करता है कि वो एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार है। ब्रो के चेहरे से ही उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वो रेड कोर पिक करता है क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट करता है और वो जानता है कि बैटलफील्ड से 6 अलग अलग डीमन कोर्स आए हैं। कॉमन वाले रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू हैं। वो सोचता है कि हाई सिंक रेट लाना सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर का खेल है। जितनी ज्यादा विल पावर, उतनी ज्यादा पावर आप कोर से खींचकर कंट्रोल कर सकते हो। जब पूछा जाता है कि क्या वो रेडी है, वो हाँ बोलता है। जैसे ही शुरू करते हैं, लाउंज में सबको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फील होता है, खासकर लियू को, जो सरप्राइज है कि ये एंग की तरफ से आ रहा है। दूसरी तरफ हमारा बंदा उन्हें टॉप वॉरियर की पावर दिखाने के लिए डिटर्मिन्ड है। अब तक लान को शक होने लगा है कि हमारा लड़का अपनी असली ताकत छुपा रहा है। सब हैरान रह जाते हैं जब उसका सिंक रेट 40% हिट करता है। एंग को श्योर है कि वो इसे 96% तक ले जा सकता है, तो वो अपनी एफर्ट बढ़ा देता है। वॉरियर्स देखते हैं कि रेट 60% तक क्लाइम कर जाता है। जाओ टैंग को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि इक्विपमेंट खराब हो गया है। एक लड़की रिपोर्ट करती है कि ये अभी भी बढ़ रहा है, अब 80% पर है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि एंज चीटिंग कर रहा है या गियर फॉल्टी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा लड़का बस ये प्रूव करना चाहता है कि वो बेस्ट है और उन्हें पावर का असली डिफरेंस दिखाना चाहता है। तभी उसे एक अजीब सा शिफ्ट फील होता है और वो बेहद थक जाता है। वो कहता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। कोई पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है और पता चलता है कि इक्विपमेंट ग्लिच कर गया है। एंड में उसका सिंक रेट सिर्फ 10% आता है। असिस्टेंट जाओ टांग को एक्सप्लेन करता है कि कोर टूट गया है और शायद फॉल्टी था, जिस वजह से स्ट्रेंज रीडिंग्स आई। लेकिन ऑफ कोर्स कमांडर को श्योर नहीं है कि ये सिर्फ एक ग्लिच था। एंग 10% के साथ पास तो हो जाता है, हालांकि बाकी लोग सोचते हैं कि कोर खराब था। आखिरकार ऐसी वीक बॉडी इतना हाई रेट अचीव कर ही नहीं सकती। मीनवाइल हमारे लड़के का दोस्त उसे चेक करने भागता है, जबकि लियू जेलस फील कर रही है। उसे लगता है कोई उसका स्पॉटलाइट चुरा रहा है और वो खुश नहीं है। लैन हमारे लड़के को टेस्ट रूम से बाहर निकालता है, जबकि हमारा बेचारा हीरो बस ग्रेटफुल फील कर रहा है कि वो कम से कम इस पैथेटिक स्कोर के साथ पास तो हो गया। सुजू मीनवाइल लैन के एंग को रेस्क्यू करने की फोटो लेने में बिजी है। बाद में जब एंग बैठता है, वो उस अजीब सी स्ट्रेंथ लॉस के बारे में सोचता है, जैसे किसी ने एक झटके में सब कुछ निचोड़ लिया हो। ऐसा उसने पहले कभी फील नहीं किया। बावजूद इसके कि उसकी विल पावर उसे 80% तक ले गई थी, एक लो क्वालिटी कोर को ऐसे टूटना नहीं चाहिए था। जाओ टैंग उन्हें कंग्रेचुलेट करने आता है कि वो फाइनल टेस्ट तक पहुंच गए हैं, जो डीमंस के खिलाफ एक असली लड़ाई होगी। वो उम्मीद करता है कि वो सब सेफली निकल जाएंगे। फिर उन्हें नेक्स्ट टेस्ट साइट पर जाने को बोला जाता है। एंग, जो बीमार फील कर रहा है,
एक बुरे एहसास के साथ चलता है और मरने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। जैसे ही वो जाता है, कमांडर अभी भी इस बात से उभर नहीं पाया है कि एंज का क्रिम्सन कोर शैटर हो गया था, जो उसे एंज के पोटेंशियल के बारे में इंट्रीग बनाता है। वो देखने के लिए बेताब है कि ये मिस्टीरियस न्यूबी हंट बियॉन्ड द वॉल में थिक फॉग के अंदर कैसे परफॉर्म करेगा। थर्ड असेसमेंट एरिया में कैडेट्स गेट के सामने गैदर होते हैं जो खुलने वाला है। एंज को सोचता है कि ये पहली बार है जब वो बाहर कदम रख रहा है और कैसे लोग सालों से अलग कम्युनिटीज में रह रहे हैं। दीवार के उस पार थिक फॉग हमेशा एरिया को कवर रखता है, इसलिए उन्हें बोला जाता है कि टाइम वेस्ट न करें, चुपचाप चलें और बोलने से पहले अपना गियर डबल चेक करें वरना मारे जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या नया कोर जो उसे मिला है वो काफी है। हालांकि उसे नहीं लगता कि कोर प्रॉब्लम है, उसकी स्ट्रेंथ अचानक गायब हो जाती है, जैसे उसके अंदर किसी चीज ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। वो सोचता है क्या ये टाइम ट्रैवल का साइड इफेक्ट है। जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे आसपास कुछ डीमन सेंस होते हैं। शॉकवेव्स उससे निकलती हैं और पास की एक गुफा तक पहुंचती हैं जहां एक डीमन बैठा है। डीमन एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस सेंस करके डर जाता है। एंग सोचता है कि शायद ये वही डीमंस हैं जो उसे फील हुए थे, क्योंकि उसके अंदर कुछ बिना किसी वजह के रेजोनेट करने लगता है। बस वो ये सोच ही रहा होता है कि लियू उसे आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है। वो डिले के लिए माफी मांगता है और लैन आकर पूछता है कि कोई इशू है क्या। एंग्स जवाब देने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म करे, उन तीनों को टीम फॉर्म करने का कमांड मिलता है। क्योंकि बाकी सब रेडी हैं, वेट करने की जरूरत नहीं है और उन्हें आगे वाले ग्रुप को कैचअप करना चाहिए। सुजू सोचती है कि उनके साथ टीम अप करना हमारे लड़के का प्लान था, लेकिन हम सब जानते हैं कि एंज ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। मीनवाइल लियू पहले जानबूझकर चिंतित थी कि कोई उसके साथ टीम अप नहीं करेगा। लगता है उसे भी पता है कि वो कितनी एरोगेंट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले सुजू ग्रुप की एक फोटो लेती है, एक प्रूफ जो उनकी टीम को सोलिडिफाई करता है। डिस्पेलिंग स्टेली एक ब्लैक स्ट्रक्चर है जो टफ मिनरल से बना है। इसका एक मिनरल एक सर्टेन रेंज के अंदर फॉग को क्लियर कर सकता है। एग्जामिनर एक्सप्लेन करता है कि वो टीम ऑफ 4 में टेस्ट देंगे। वो अज्यूम करता है कि वो सब इस टेस्ट को फॉग हंट के नाम से जानते हैं। हर टीम मेंबर को एक कॉम्बैट नाइफ और एक छोटा फॉग क्लियरिंग डिवाइस मिलता है जो सेम स्टेली मटेरियल से बना है। उनका मिशन सिंपल है। फॉग हंट वो आखिरी चैलेंज है जो हर नया रिक्रूट इस फॉग कवर्ड वर्ल्ड में फेस करता है। एक वॉरियर को फॉग में छुपे हुए डेंजर्स से बचना होता है। वॉरियर होना सिर्फ स्ट्रांग होने से ज्यादा है। इसका मतलब है फियर्स और अननोन का सामना एक टीम बनकर करना। उन्हें अपना इनर हंटर अवेकन करना होगा, डीमंस को हराना होगा और तभी वो वॉरियर का टाइटल अर्न करेंगे। पहली टीम का टेस्ट खत्म होता है और दूसरी टीम रेडी होती है। टाटा योशियो जो थर्ड स्क्वाड्रन की लीडर है, गेट से कंटेस्टेंट्स को वॉच करती है। उसके साथ उसका फेलो जोल है और कमांडर जाओ टैंग भी वहीं है। वो वुमन नोटिस करती है कि काफी प्रॉमिसिंग नए टैलेंट्स हैं, पर उसका फोकस खासकर लियू पर है। वो जानना चाहती है कि उसके फेलो सीनियर्स इन न्यू कमर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जोल भी लियू में इंटरेस्टेड है। एक मार्शल फैमिली से आने की वजह से अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो एक ग्रेट वॉरियर बन सकती है। दूसरी तरफ जो टैंग एंग पर फिदा लग रहा है। वो फैक्ट जानता है कि एंज के कोर में कोई खराबी नहीं थी, इसलिए वो अभी भी क्यूरियस है कि उस अर्लियर इवेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। फिर वो वुमन उसे उसके ख्यालों से बाहर लाती है, उसे टांग टांग बुलाती है और पूछती है वो क्या सोच रहा है। ऑफ कोर्स हमारा ब्रूट कमांडर चाहता है कि वो ऐसा एम्बैरेसिंग निकनेम यूज न करे। जोल नोटिस करता है कि सिर्फ ये औरत ही हमारे हार्डकोर कमांडर को उस निकनेम से बुला सकती है। फिर वो पूछती है कि क्या उन्होंने डीमन लेवल्स चेक किए हैं, स्ट्रेस करते हुए कि सिर्फ नॉन फिन डीमंस ही एग्जाम एरिया में होने चाहिए। जाओ टांग उसे रीअश्योर करता है कि चिंता न करे। वो कई दिनों से एरिया मॉनिटर कर रहे हैं ताकि एग्जाम सेफ रहे और कंफर्म किया है कि कोई भी फिन डीमन हीलियोस टाउन के पास नहीं है। जोल भी ऐड करता है कि अगर कोई फिन डीमन आ भी गया तो वो फ्यूचर वॉरियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप का टेस्ट फिनिश होता है और अब 10th ग्रुप का टाइम है। लियू जो एंग के साथ इस ग्रुप में है, स्टार्ट करने के लिए रेडी होती है। जैसे ही हमारा लड़का छोटा कंटेनर उठाता है, लियू उसे उसके हाथ से छीन लेती है और भागती है, अपनी स्किल्स शो ऑफ करने के लिए एक्साइटेड। एंग सोचता है कि कोई इंप्रेस करने के लिए इतना उतावला क्यों होगा और सब जल्दी से लियू को फॉलो करते हैं, कंटेनर को उसकी जगह पर रखने के लिए जंप करते हैं। टाटा योशियो बता सकती है कि लियू का रिकवरी कोर इंप्रेसिव है, पॉइंट आउट करते हुए कि उसकी डेक्सटेरिटी ब्लू एजिलिटी कोर्स से मैच करती है, जो उसका मार्शल फैमिली बैकग्राउंड दिखाता है। जल्दी ही डीमंस अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंग अपने ग्रुप को डीमन से लड़ने का सजेशन देता है और लैन एक्शन में कूद पड़ता है, एक पावरफुल पंच मारते हुए। जाओ टंग लान की प्रॉविस से इंप्रेस्ड है, जो बढ़िया काम कर रहा है और अपनी कोर स्ट्रेंथ मास्टर कर चुका है। खैर, एंज अपना नाइफ निकालता है और सबको बोलता है कि एक एक डीमन पर फोकस करें। वो सब अग्री करते हैं और बैटल में कूद जाते हैं। सुजू एक डीमन पर कई बार स्लैश करती है, फाइनली उसे मार देती है। लैन भी एक सिंगल पंच में डीमन को गिरा देता है और कमांडर जोल पॉइंट आउट करता है कि सुजू और वो ब्रूट गाय साथ में परफेक्टली काम कर रहे हैं, जहां सुजू इंप्रेसिव मूव्स दिखा रही है और एजिलिटी कोर्स का पूरा फायदा उठा रही है।
जाओ टैंग उन्हें याद दिलाता है कि किसी पर बहुत ज्यादा रिलाय ना करें। लियो एक डीमन को स्टैब करती है जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है। अब एंज की बारी है अपनी स्किल्स दिखाने की। वो 3 की स्पॉट्स पर फोकस करता है, गला, छाती और पेट। वो इन एरियाज को टारगेट करता है, पर साथ ही अपनी करंट बॉडी की लिमिट्स के बारे में सोचता है और ये कि वो कितनी जल्दी डैमेज कर सकता है। वो एग्जाम कंडीशंस में अपनी एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए तैयार होता है और डीमन पर अटैक करते रहने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि डीमन पंच मार रहा है और जल्दी से साइड में डॉज करता है, फिर उसके शोल्डर के नीचे नाइफ स्टैब करता है। वो परेशान है कि उसके रिएक्शंस कितने स्लो फील हो रहे हैं। जब डीमन उसे किक करने की कोशिश करता है, वो फिर डॉज करता है और एक बार फिर स्टैब करता है। अभी भी उसे लग रहा है कि उसकी मूवमेंट स्मूथ नहीं है। वो कुछ हिट्स लैंड करता है, पर वो वीक है। ये देखकर उसके टीममेट्स शक करने लगते हैं कि वो बस अपने टारगेट्स के साथ मस्ती कर रहा है। मीनवाइल सुजू कुछ पिक्चर्स लेती है, उम्मीद करते हुए कि सब कुछ कैमरा पर कैप्चर कर ले। लियू चुप रहती है, पर सोचती है कि एंग जानबूझकर शो ऑफ कर रहा है। टाटा योशियो हमारे लड़के का फाइटिंग स्टाइल नोट करती है और पूछती है कि ये कौन है। इम्प्रेस्ड कि वो प्रेशर कितने अच्छे से मेंटेन कर रहा है, जोल भी हमारे लड़के की तारीफ करता है, कहते हुए कि वो किसी बहुत एक्सपीरियंस बंदे की तरह मूव कर रहा है। थोड़ी देर लड़ने के बाद एंज रियलाइज करता है कि वो अपनी पुरानी एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता और पहले ही थका हुआ फील कर रहा है। ये सिचुएशन खराब है, तो वो डिसाइड करता है कि डीमन को तुरंत खत्म करेगा। जैसे ही वो रश करता है, अचानक कुछ और अपीयर होता है और डीमन को पहले ही मार देता है। सुजो उन अजीब रूट्स के बारे में सोचती है जो फाइट के दौरान दिखाई दी। फिर कहीं से भी एक 1 फिन डीमन अपीयर होता है। रियल डेंजर सेंस करते हुए जाओ टांग सबको पीछे हटने के लिए बोलता है और वो जल्दी से ऐसा करते हैं। बाकी 2 सीनियर्स भी 1 फिन डीमन से लड़ने के लिए आगे आते हैं। टाटा योशियो हंटर्स को बोलती है कि पैनिक न करें और हमारे कमांडर के साथ रहें, जो प्रॉमिस करता है कि टाउन पहुंचने तक वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। 1 फिन डीमन सेंस कर सकता है कि ह्यूमंस में से कोई एक डीमन जैसा फील हो रहा है। एंज और उसके 3 दोस्त फंस गए हैं, कंफ्यूज्ड कि इसका क्या मतलब है। लियू चिंता करती है कि पहले वाले डीमंस इस 1 फिन डीमन के सामने कुछ भी नहीं है, जो इतना बड़ा खतरा है कि एक सिंगल गलती पर वो मारे जाएंगे। एंग रियलाइज करता है कि अपनी करंट बॉडी में वो 1 फिन डीमन को हैंडल नहीं कर सकता। डर बैठने लगता है जब वो एक नॉर्मल वॉरियर बनकर इतने पावरफुल एनिमी से लड़ने के बारे में सोचता है। डीमन आसानी से उन चारों को डिसेबल कर देता है और उन्हें घसीट कर ले जाने लगता है। टाटा योशियो और उसका साथी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन डीमन उन चारों के साथ जमीन के अंदर डाइव कर जाता है और जोल चिल्लाता है कि सब फॉलो करें। थोड़ी देर बाद ट्रेल अचानक खत्म हो जाती है। टाटा योशियो सोचती है कि एक 1 फिन डीमन इतना अचानक कैसे आ सकता है, खासकर जब जाओ टैंग ने ये एरिया कई दिनों तक चेक किया था और पहले कभी कुछ मिस नहीं किया। ये आज तक कभी नहीं हुआ। जाओ टैंग वहां पहुंचता है, डिमांड करते हुए कि वो 4 वॉरियर्स कहां गए और सबने डीमन को ट्रैक करना क्यों रोक दिया। जोल उसे रिलैक्स होने का सजेशन देता है क्योंकि दुश्मन गायब हो चुका है। टाटा योशियो पॉइंट आउट करती है कि वो 1 फिन डीमन प्रोबेबली जमीन के और गहराई में चला गया है और उन्हें बिना सोचे समझे अंदर नहीं घुसना चाहिए क्योंकि वो एरिया किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। अपने भाई को खोने का दर्द याद करते हुए जाओ टैंग अपना हाथ जमीन पर दे मारता है। खुद को ब्लेम करता है कि उसने उन चारों को खतरे में डाल दिया। मीनवाइल जोल सजेशन देता है कि टाउन वापस चलना चाहिए, ये गेस करते हुए कि वहां अब तक केओस मच चुका होगा। वो सर्च टीम्स भेजना चाहता है ताकि कंफर्म कर सके कि और कोई 1 फिन डीमन घूम नहीं रहा। टाटा योशियो भी अग्री करती है कि इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, खासकर जब किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा था। वो चाहती है कि जाओ टैंग शांत रहे, भले ही वो जानती है कि ये उसके लिए मुश्किल है। जाओ टैंग खड़ा होता है और कहता है कि वो उन 4 वॉरियर्स को अकेले ढूंढेगा और उन्हें चिंता न करने को बोलता है। जोल ऑब्जेक्ट करने लगता है, लेकिन टाटा योशियो बीच में बोल पड़ती है, कमांडर को ऑर्डर देती है कि सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। कमांडर अग्री करता है और फिर फॉग में गायब हो जाता है। वो श्योर है कि जाओ टैंग का मन बदलना इम्पॉसिबल है। जोल रिकॉल करता है कि कैसे सालों पहले डीमंस ने कमांडर के छोटे भाई को ले लिया था और वो आज भी खुद को ब्लेम करता है। टाटा योशियो नोट करती है कि अगर जाओ टैंग का भाई जिंदा होता तो वो लगभग उन 4 कैप्चर्ड बच्चों की एज का होता। शायद ये बच्चे जो अभी किडनैप हुए हैं उसे अपने छोटे भाई की याद दिला रहे हैं। इसी बीच एक गुफा के अंदर एंग और बाकी सब बंधे हुए हैं। हमारा लड़का कंफ्यूज होकर उठता है कि वो कहां है, पर रिलीव्ड है कि सबकी सांसें चल रही हैं। डीमन पीछे से अपीयर होता है और नोटिस करता है कि एंजी सबसे पहले जागा है। वो बता सकता है कि ये लड़का बाकियों से अलग है। वो क्यूरियस है कि एंज के पास एक डीमन लाइक ऑरा क्यों है, जो शायद 1 फिन डीमन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे लड़के को कोई आइडिया नहीं है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अचानक एंग की बॉडी रेड ग्लो करने लगती है और वो अपने आसपास की रस्सियां तोड़ देता है। वो डीमन की तरफ लपकता है, लेकिन डीमन डॉज कर लेता है। एंग सोचता है कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने डीमन के हिलने से पहले ही उसका सर उड़ा दिया होता। वो जानता है कि उसे बाकियों को बचाना है।
वो नोटिस करता है कि वन फिन डीमन के पास रेड कोर है जो उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जिससे वो तेजी से मूव और स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि उसके जॉइंट्स थिक स्किन से प्रोटेक्टेड नहीं हैं, जो एक एडवांटेज भी है और वीकनेस भी। डीमन अपना हाथ एंज की तरफ उठाता है और कहता है कि रेजिस्ट करना बेकार है। डीमन अपने हाथ एंज पर स्लैम करता है और वो तुरंत रियलाइज करता है कि उसे जॉइंट्स को टारगेट करना होगा, क्योंकि वही डीमन का वीक स्पॉट है। वो पूरी ताकत लगाता है वीक दिखने से इनकार करते हुए। वो चिल्लाता है कि उसने पास्ट में बहुत से वन फिन डीमंस मारे हैं। जवाब में डीमन एक जोरदार किक मारता है जो बेचारे लड़के को पीछे फेंक देती है और वो खून से लथपथ हो जाता है। क्योंकि ये एक वुड टाइप डीमन है, ये खुद को रीजनरेट कर सकता है और इस बास्टर्ड को अपनी एबिलिटीज पर बहुत घमंड है। एंज ने हमेशा सोचा था कि सिर्फ ग्रीन कोर डीमंस के पास ये पावर होती है और वो सोचता है कि क्या पिछले 50 सालों में डीमंस बदल गए हैं। डीमन उस पर अंडर एस्टिमेट करने का इल्जाम लगाता है और फिर रूट्स भेजता है जो हमारे लड़के की बॉडी के आर पार हो जाती हैं और उसे खींच लेती हैं। एंज का सर पकड़कर डीमन कहता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है। एंग फील कर सकता है कि रूट्स उसके ऑर्गन्स में घुस रही हैं, जिससे सांस लेना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। वो अभी तो रीबर्थ हुआ था, फिर भी वो यहां दोबारा मरने की कगार पर है। बाकी 3 दोस्तों की चिंता करते हुए उसे वही पुरानी डिस्पेयर फील होती है और डर लगता है कि सब उसके साथ मर जाएंगे। एंग रिग्रेट और दुख से भर जाता है, अपनी ही वीकनेस को कोसते हुए कि उसने उन्हें इसमें घसीट लिया। एंग की वीकेंड स्टेट देखकर वन फिन डीमन उसे खाकर इवॉल्व होने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हमारे लड़के के अंदर से एक आवाज सवाल करती है कि क्या डीमन सच में उसे खाने का प्लान बना रहा है। ये इनर डीमन कंप्लेन करता है कि अगर एंग मर गया तो उसका खुद का प्लान फेल हो जाएगा और वो अनॉयड है कि उसे अपनी आखिरी बची हुई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब अचानक वन फिन डीमन हमारे लड़के से एक टेरिफाइंग पावर आते हुए सेंस करता है। एक डीमन फॉर्म इमर्ज होना शुरू होती है और वन फिन डीमन गेस करता है कि ये शायद 5 या 6 फिन डीमन हो सकता है। हालांकि ऑरा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और शॉकवेव सीधा आसमान में शूट होती हैं। एक 8 फिन डीमन ब्लास्ट करके बाहर आता है, जिससे वन फिन डीमन पैनिक में आ जाता है। ये न्यूकमर खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कोर डीमन और किंग ऑफ फिन डीमंस अनाउंस करता है। कांपते हुए वन फिन डीमन उसे क्रिम्सन फिन किंग बुलाता है। मीनवाइल जाओ टांग सर्च जारी रखता है और जो भी डीमन सामने आता है उसे मारता जाता है। थोड़ी देर बाद वो रुकता है और नोट करता है कि उसने आसपास हर जगह चेक कर लिया है, पर सिर्फ 2 ही डीमंस दिखे, कोई फिन डीमन नहीं। उसे लगता है कि 4 कैंडिडेट्स यहाँ नहीं हैं और वो कसम खाता है कि सूरज ढलने तक उन्हें ढूंढता रहेगा। तभी उसे दूर कहीं एनर्जी का एक ह्यूज बर्स्ट सेंस होता है और वो सोचता है कि ये क्या है, गेस करते हुए कि इसका कनेक्शन मिसिंग कैंडिडेट से हो सकता है। उसी वक्त एंज कहता है कि वो सरप्राइज है कि वो ऐसी अंधेरी जगह में अपीयर हुआ है जहां कोई सनलाइट नहीं है। वो डिमांड करता है कि फाइनल डीमन उसे बताए कि क्या वो सच में गायब हो गया और क्या बाकी 5 अभी भी किंगफिन की तरह रूल करते हैं। फाइनल डीमन कहता है कि पहले से अब तक कुछ नहीं बदला है। एंज जवाब देता है कि ऐसा लगता है डीमंस शांति से रह रहे हैं। उसे याद आता है कि 60 साल पहले क्या हुआ था और गुस्सा हो जाता है, पूछते हुए कि क्या वो भूल गए हैं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। वो फाइनल डीमन पर अटैक करता है, इस बात से अपसेट कि भले ही उसने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की बॉडी चुनी थी अपनी स्पिरिट होस्ट करने के लिए, पर टाइम ट्रैवल के बाद वो वीक हो गई है। उसे बुरा लगता है कि वो अपनी पावर का आखिरी हिस्सा किसी इतनी छोटी चीज पर वेस्ट कर रहा है। अगर उसे खुद को दोबारा दिखाना है तो उसे पूरी तरह जागने तक वेट करना होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपनी सारी मेमोरीज धीरे धीरे वापस पानी होंगी। फाइनल डीमन एक्सप्लेन करता है कि वो फिन मेमोरी जिसके बारे में एंज बात कर रहा है वो उनकी ग्रोथ से लिंक्ड है। वो पॉइंट आउट करता है कि उनके घुटनों पर बम्प्स और उनके कितने फिन्स हैं, ये दिखाता है कि वो किस लेवल पर हैं। जब उनके और फिन्स ग्रो होते हैं उन्हें फिन मेमोरी चाहिए होती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उनकी काइंड के पास है। इसीलिए वो दूसरी रेसेस से हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं और वो वॉरियर बॉडी जो एंज अभी यूज कर रहा है वो भी उन्हीं के जैसी है। हालांकि वो सिर्फ सेम रैंक के डीमंस को खाकर लेवल अप कर सकते हैं। दूसरी तरफ एंज को छुपी हुई मेमोरीज अनलॉक करने और इवॉल्व होने के लिए अपने से हायर रैंक के डीमंस को कंज्यूम करना होगा। वो वंस कॉकी बास्टर्ड अब एक रोता हुआ मेस बन चुका है जो प्रॉमिस करता है कि वो 8 फिन डीमन की मदद करेगा और उसके लिए सब कुछ करेगा। 8 फिन डीमन एंड में उस बास्टर्ड को मार देता है क्योंकि वो वर्दी नहीं है और उसका एकमात्र पर्पस फिलहाल ये है कि वो फॉर्डर बने और एंज की फिन मेमोरीज को अवेकन करने में मदद करे। ये एंग की स्ट्रांग बनने की क्वेस्ट का पहला स्टेप है। ये एज लॉर्ड चाहता है कि हमारा लड़का धीरे धीरे 8 फिन्स तक पहुंचे। जब ऐसा होगा तब 8 फिन डीमन अपनी गहरी नींद से जागेगा। उसके बाद वो बास्टर्ड वापस हमारे लड़के के अंदर चला जाता है, जबकि एंग खुद पास्ट की ब्रूटल मेमोरीज में कहीं स्टक है जब वो और उसके साथी बुरी तरह घायल थे। उसका साथी विश करता है कि उनकी मैजेस्टी एंग जिंदा रहे क्योंकि वो खास फीमेल उसका इंतजार कर रही है। जब सपना अचानक नाइटमेयर में बदलने लगता है वो प्रेजेंट में अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा था। वो रियलाइज करता है कि ये बहुत पहले की मेमोरीज हैं और काफी डर फील करता है। तभी उसके दोस्त अंदर आते हैं, खुश कि वो जाग गया है और वो उन्हें देखकर सरप्राइज होता है।
सुजू नोटिस करती है कि हमारे लड़के के बाल अलग दिख रहे हैं और पूछती है कि क्या ये डेमोनिक डोर की वजह से हुआ। एंग कंफ्यूज्ड फील करता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या बोल रही है। फिर वो चेक करता है कि क्या वो सब ठीक है, याद करते हुए कि उन्हें फाइनल डीमन ने जमीन के नीचे खींच लिया था। जाओ टेंग और बाकी 2 कमांडर्स एंटर करते हैं और चाहते हैं कि हमारा लड़का बताए कि वहां नीचे क्या हुआ था। एंज पूछता है कि सारे सीनियर्स के विजिट करने की वजह क्या है। टाटा योशियो उसे इन्फॉर्म करती है कि हमारा ब्रूट कमांडर उन्हें वापस लाया। वो उसे एक बार फिर टांग टांग बुलाती है, जो कि सीधा एम्बैरेसिंग है। जोल आगे एक्सप्लेन करता है कि उनके ब्रूट कमांडर ने उन चारों को एक गुफा में बेहोश पाया। लकीली वन फिन डीमन कहीं नहीं मिला, वरना उन सबको वापस लाना मुश्किल होता। टाटा योशियो कहती है कि कुछ देर बाद बाकी 3 जाग गए, लेकिन उन्हें गुफा में क्या हुआ उसके बारे में कुछ याद नहीं था। सिर्फ एंज ही बेहोश रहा और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। वो उसे एक मिरर देती है ताकि वो अपने बदले हुए बाल देख सके और फिर पूछती है कि क्या उसे अंडरग्राउंड से कुछ याद है। एंज अपने नए लुक को घूरता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या था। वो अभी भी टाइम ट्रैवल के बाद हुई हर चीज को समझ नहीं पा रहा। उसे याद है कि गुफा में हिट होने के बाद वो ब्लैकआउट हो गया था, पर उसके आगे कुछ नहीं पता। वो सोचता है कि क्या उसे उन्हें अपने टाइम ट्रैवल के बारे में बताना चाहिए, पर डिसाइड करता है कि नहीं। वो फिगर आउट करता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और वो लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए वो अपनी करंट आइडेंटिटी यूज करने का और असलियत पता लगाने पर फोकस करने का प्लान बनाता है। एंज फिर कन्फेस करता है कि वो एक पल के लिए जागा था और देखा कि वो अंडरग्राउंड केव में थे, लेकिन फिर वो बेहोश हो गया। इससे जाओ टैंग उन ब्लड स्प्लैटर्स के बारे में सोचने लगता है जो उसने वहां देखे थे और कि वो किसने किए। जोल हमारे लड़के को देखता है और रिकॉल करता है कि एंज नाम सेम उस माइटीएस्ट वॉरियर जैसा है। हालांकि हमारे लड़के की फाइटिंग अच्छी है, पर वो अभी भी कुछ मामलों में लैकिंग है। फिर वो पूछता है कि क्या एंज ने पहले कभी डीमन से फाइट की है। हमारा लड़का ना बोलता है और एक्सप्लेन करता है कि वो डीमन कॉम्बैट में इंटरेस्टेड है और उसने स्टडी किया है, पर उसे कभी रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं मिला। क्योंकि एंज इस सब्जेक्ट में वेल इन्फॉर्म्ड है, सीनियर वुमन सजेस्ट करती है कि हमारे ब्रूट कमांडर को उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करने से गिव अप नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए एंज पूछता है कि उसके वॉरियर टेस्ट का क्या हुआ। सुजू कहती है कि वो पास हो गए और अब स्टिल्ट टीम में है। लैन ऐड करता है कि रीसेंट इवेंट्स की वजह से जाओ टांग ने उन्हें ग्रुप ऑफ 4 में फॉर्म कर दिया है। सितु लियू भी बीच में बोलती है कि वो बाकी सबके कंपैरिजन में पीछे हैं। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि उन्हें पॉइंट्स अर्न करने के लिए मिशंस करने होंगे और क्योंकि एंज 3 दिन तक बेहोश था, उनके पास अभी तक 0 पॉइंट्स हैं। एंग शॉक है कि वो इतने लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस था। अगले दिन वो चारों टाउन में अपनी नई यूनिफॉर्म्स में खड़े होते हैं। लोग उन नए वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो 3 दिन पहले आए थे। जाओ टांग शो अप करता है, उन्हें ऑफिशियल वॉरियर्स बनने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और वन फ्रेंड डीमन के साथ रन इन सर्वाइव करने के लिए प्रेज करता है। वो कहता है कि वो उनकी स्क्वाड लीड करेगा जो उसके कमांड में आने वाली 9 स्क्वाड्स में से एक है और उम्मीद करता है कि वो दूसरी स्क्वाड्स के अगेंस्ट अच्छा करेंगे। एंग सोचता है कि रूल्स पहले से टफ हैं। लैन पूछता है कि क्या एंज ने सच में स्क्वाड रैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं सुना। ऐसा लगता है एंज एक न्यूकमर है और उसे ज्यादा नहीं पता और अभी वो लिस्ट के बॉटम पर है। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि लीडर बोर्ड कैसे काम करता है और ऐड करता है कि जो स्क्वाड्स बॉटम पर होती हैं उन्हें मंथली पनिशमेंट्स मिलती हैं, जैसे अगली रैंकिंग्स आने तक क्लीनिंग ड्यूटी। एंग रियलाइज करता है कि शायद इसी वजह से टाउन इतना साफ सुथरा है। जाओ टांग लियू को ग्रुप लीडर बनाता है और हमारे लड़के के अलावा किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। वो ग्रुप लीडर बनने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता और लियू को उसकी नई जॉब के लिए खुश होने देता है। जाओ टांग उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि बोर्ड से मिशंस पिक करें और फाइट्स में अपने नैनो विंग्स यूज करने की आदत डालें। वो कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे बात कर सकते हैं। जब जाओ टांग चला जाता है, लियू सजेस्ट करती है कि वो मिशंस देखें क्योंकि उन्हें बहुत कैचअप करना है, लेकिन फोटोग्राफर गर्ल कहती है कि पहले कुछ और इंपॉर्टेंट है। उन्हें एक ग्रुप फोटो चाहिए, तो वो जल्दी से एक फोटो लेते हैं। बाद में जाओ टांग अपने फेलो सीनियर्स से पूछता है कि वो सबके बारे में क्या सोचते हैं। टाटा योशियो कहती है कि जैसे हमारे ब्रूट कमांडर ने नोटिस किया था, केव में कोई फिन डीमंस नहीं बचे थे। वो सब किसी तरह के एक्सप्लोजन से मरे हुए लग रहे थे, खून हर जगह बिखरा हुआ था। इसीलिए हमारा ब्रूट कमांडर सस्पेक्ट करता है कि उन 4 कैंडिडेट्स ने ये किया है और एडमिट करता है कि उसे एंजी को लेकर अनईजी फील हो रहा है और उसकी स्मेल में कुछ फेमिलियर लगता है। टाटा योशियो उसे चिंता ना करने को बोलती है और कहती है कि वो बस खुश है कि चारों सेफली वापस आ गए। वो ये भी चाहती है कि वो उन्हें अच्छे से ट्रेन करे ताकि वो उसकी टीम से ना हारें। जाओ टांग आंग को सस्पेक्ट करने को लेकर रियली सीरियस है, तो जोल सजेस्ट करता है कि वो उस बच्चे पर नजर रखेंगे। मीनवाइल मिशन बोर्ड पर एंग खुश है ये देखकर कि सारे मिशंस ए लेवल हैं, हर एक के 10 पॉइंट्स। लान कहता है ए लेवल मिशन टॉप टियर है, जबकि सुजू ऐड करती है कि ये शायद सबसे मुश्किल भी हो सकते हैं। बंदा आगे एक्सप्लेन करता है कि बी लेवल मिशन 6 पॉइंट्स देते हैं और सी लेवल मिशन 3 पॉइंट्स। ये लोअर लेवल मिशन सिंपल और सेफ होते हैं, पर ए लेवल जॉब्स डेडली होने के लिए जाने जाते हैं और लोग अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं।
लियू लिस्ट किए गए 3 मिशंस को देखती है और एंग के साथ मिलकर वो सारे मिशंस लेने का सजेस्ट करती है। जैसे ही उनकी क्वेस्ट शुरू होती है वो चारों भागना शुरू करते हैं और एंज अपना कोर एक्टिवेट करता है। उसके नैनो विंग्स अपीयर होते हैं, लेकिन एक विंग रॉक में फंस जाता है। नैनो विंग्स की एनर्जी पर फोकस करते हुए वो अपने हाथ में एक तलवार फॉर्म करने में मैनेज करता है। वो सोचता है कि पिछले 60 सालों में नैनोटेक कितना एडवांस हो गया है। वो एक रॉक के पीछे छुपते हैं। लियू कहती है वो रेडी है और उनका गोल एक्सप्लेन करती है। 2 नो फिन डीमंस दोनों को सेम टाइम पे टेक डाउन करना है। वो उन्हें प्लान पर स्टिक रहने और उसके सिग्नल का वेट करने को बोलती है। जब सिग्नल आता है वो अंदर रश करते हैं। लियू पॉइंट आउट करती है कि उनके पास 3 A लेवल मिशंस हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फाइट जल्दी खत्म होनी चाहिए। लैन पहले मूव करता है डीमन का व्यू डिसरप्ट करने के लिए, उन्हें बाकियों को स्पॉट करने से रोकते हुए। लियू प्लान रिपीट करती है। वो एंग और सुजू डीमंस को मूव करने से रोकेंगे। उनके अटैक करने के बाद एंग सोचता है कि डीमंस कटे हुए जॉइंट के साथ कैसे फाइट करेंगे। मीनवाइल ग्रुप का ब्रूट दोनों डीमंस को हवा में पंच करता है और लियू एक स्विफ्ट फिनिशिंग मूव के साथ फॉलो करती है। टाइमिंग परफेक्ट लगती है। सुजू नोटिस करती है कि फॉग गायब हो गया है। लैन खुश है कि उन्होंने फॉग क्लियर कर दिया। यहाँ फॉग डिस्पर्स करना एग्जाम से कहीं ज्यादा मुश्किल है, पर A लेवल मिशन से ये एक्सपेक्टेड ही है। एक मिशन ने ही उनका काफी टाइम ले लिया। फोटोग्राफर गर्ल डीमन से एक रेड कोड ढूंढ लेती है और स्माइल करती है। सुंदरे गर्ल भी खुश है कि उन्हें फाइनली पूरे 10 पॉइंट्स मिले। एंग दूसरी तरफ ये जानकर सरप्राइज होता है कि मिशन कंप्लीट होने पर कोर्स ब्रेक हो जाते हैं। सुजू एक्सप्लेन करती है कि ये टेक डीमन कॉम्बैट के लिए बनी है और मिशन फॉर्म में लगा एक चिप ऑटोमेटिकली टाउन लीडर बोर्ड पर पॉइंट्स भेज देता है जैसे ही जॉब डन होती है। टाउन के बाहर फॉग क्लियर करने के बाद वो एंजी से पूछती है कि क्या वो बाकी 2 कोर्स चेक कर सकती है। वो उनके साइज को देखती है। इसके बाद उन्होंने पूरी दोपहर नो फिन डीमन से फाइट करने में बिता दी, पर सिर्फ 3 कोर्स मिले। उन्हें अभी भी 7 और चाहिए। डीमंस को जिंदा पकड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है। लैन नोट करता है कि अब तक उनके लिए चीजें आसान थीं। लियू नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करती है, जो है बाकी मिशंस फिनिश करना और A लेवल मिशंस लेते रहना ताकि वो टॉप पर पहुंच सकें। सुजू लियू की फोटो लेती है क्योंकि व्हाई नॉट। लैन मीनवाइल फर्स्ट पोजीशन लेने की उम्मीद कर रहा है ताकि दूसरी स्क्वाड्स उन्हें वीक न समझें। एंग भी सेम सजेस्ट करता है, और क्योंकि बाकी स्क्वाड्स भी पॉइंट्स अर्न कर रही हैं, उन्हें आगे रहने के लिए फास्ट मूव करना होगा। जो पहले एक्ट करते हैं वो सक्सीड होते हैं और जो हेजिटेट करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। भले ही वो 50 साल से ऊपर का है और 2 जिंदगियां जी चुका है, वो उनके आसपास एनर्जाइज्ड फील करता है। उनका ड्राइव उसे फिर से जवान फील कराता है। वो सूरज ढलने से पहले एक और मिशन सजेस्ट करता है और सुजू और लैन अग्री करते हैं। लियू नोटिस करती है कि एंग चार्ज लेने लगा है। लैन ने पहले ही कुछ और डीमंस को टेक डाउन कर लिया है और कहता है उन्हें 3 और मिले। लियू उसे याद दिलाती है कि उनके पास नो फिन डीमंस के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स खत्म होने वाले हैं और हर स्क्वाड के पास लिमिटेड सप्लाई होती है। जैसे लियू अपनी गन चेक करती है, एंग क्लोजर लुक लेता है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये एक नैनोटेक ट्रैंक्विलाइजर गन है जो डीमंस को जिंदा पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है। एंज रिकॉल करता है कि पास्ट में डीमंस पकड़ने का मतलब था उन्हें फोर्स से बेहोश करना, और रिसर्चर्स हमेशा ब्रेन डैमेज के बारे में कंप्लेन करते थे। लैन कहता है वो लकी हैं कि इन्हें पकड़ लिया, खासकर तब जब उन्होंने सारे ट्रैंक्विलाइजर्स यूज कर लिए। उन्होंने पूरे ग्रुप को हराने के बाद मिशन एंड किया ताकि 3 को जिंदा पकड़ सकें। टोटल 10 डीमन से ज्यादा थे। सुजू स्ट्रेच करती है और उन्हें याद दिलाती है कि वॉरियर्स को सूरज ढलने से पहले वापस होना चाहिए, वरना पनिशमेंट मिलेगी, और रेकमेंड करती है कि वो वापस चलें। एंज सोचता है कि क्या इस एरा में उसका कोई लौटने का ठिकाना है भी या नहीं। लियू कहती है उसे भी घर जल्दी जाना है, बस GPS सेट करना बाकी है ताकि रिसर्चर्स स्पॉट ढूंढ सकें। जैसे ही वो डीमंस कलेक्ट करेंगे मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तभी एंग पूछता है कि क्या किसी और को भी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। उसी पल पीछे से रेड बीम्स शूट होती हैं जो डीमंस को हिट करती हैं और उन्हें इंस्टेंटली मार देती हैं। एक मास्क बॉय बाहर निकलता है और कहता है कि वो उन्हें अपना मिशन फिनिश नहीं करने देगा। वो क्लेम करता है कि उसकी स्क्वाड को सारे A लेवल मिशंस हैंडल करने हैं और डिमांड करता है कि ये किसने अलाउ किया कि लियू की स्क्वाड उन्हें ले। सोचता है कि ये नए लोग कौन हैं। वो बुरी खबर लग रहे हैं, और गिल्ड का लीडर रिवील करता है कि वो उनके ग्रुप के ब्लैक गन स्क्वाड सीनियर्स हैं। वो अपनी टीम की एक लड़की से पूछता है कि इस मिशन में कितनी स्क्वाड्स ने ज्वाइन किया, और वो रिस्पॉन्ड करती है कि 3 है। लीडर एंग और उसकी टीम को सीनियर्स को ग्रीट न करने के लिए डांटता है। ब्लैक गन स्क्वाड के 4 मेंबर्स पास में लैंड करते हैं और लियू की टीम पर बिना परमिशन A लेवल मिशंस लेने का इल्जाम लगाते हैं। उन्हें लगता है लियू का ग्रुप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स हमारी सुंदरी लेडी गुस्सा है कि उन्होंने उन डीमंस को मार दिया जिन्हें पकड़ने के लिए उसने और उसके दोस्तों ने इतनी मेहनत की थी। ब्लैक गन स्क्वाड का एक लड़का पूछता है कि लियू के ग्रुप को कौन लीड करता है और वो इंसान हेलो बोलने क्यों नहीं आया। लियू दूसरी तरफ उसे किक करने के लिए चार्ज करती है, लेकिन वो डॉज कर लेता है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर्स पर अटैक करने की।
जवाब में लियू इन सो कॉल्ड सीनियर्स के लिए अपनी नफरत जाहिर करती है। लान और सोजू बीच में आते हैं, उन्हें शांत करने की उम्मीद में। फोटोग्राफर लेडी कंसर्न रेज करती है कि ब्लैक गन स्क्वाड अनरीजनेबल हो रहा है और जानना चाहती है कि वो उन डीमंस को कैसे मार सकते हैं जो उसकी टीम ने पकड़े थे। वो लड़का श्रग करके कहता है कि ये कंपटीशन का हिस्सा है और उन्हें नाइव बुलाता है। ये लियू के गुस्से में आग में घी का काम करता है। उसके टीममेट्स उसे पीछे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो एंजी से भी कहते हैं कि वो बीच में आए और इसे शांति से निपटाए, लेकिन हमारा लड़का आगे भागता है। उस स्मग लड़के को किक मार के जमीन पर गिरा देता है और उसका मास्क उड़ा देता है। उसने इतनी बेशर्मी पहले कभी नहीं सुनी और पूछता है कि क्या उन्हें पता भी है कि उन डीमंस को कैप्चर करना कितना मुश्किल था। उसके दोनों दोस्त शॉक हैं, लेकिन लियू जैसा कि एक्सपेक्टेड था खुश लग रही है। वो लड़का अब बिना मास्क के एंज को फाइट के लिए रेडी होने को बोलता है। लियू भी लड़ना चाहती है। तभी जाओ टांग अपीयर होता है और दोनों पार्टीज को रोकता है, उन्हें अलग धकेलता है। कमांडर अनॉयड लग रहा है, उन्हें याद दिलाता है कि सूरज ढल रहा है और वार्न करता है कि और डीमंस को स्टर अप न करें। लेकिन वो स्कमबैग लड़का कहता है कि उसकी टीम विक्टिम है जिस पर हमारे लड़के ने अटैक किया। पर हमारी फोटोग्राफर गर्ल इस मोमेंट के लिए तैयार थी और उसने ब्लैक गन स्क्वाड की फोटोज दिखा दी जिसमें वो उन डीमंस को मार रहे थे जो लियू की टीम ने कैप्चर किए थे। एविडेंस सीधा मुंह पर। लान पूछता है कि सुजू ने ये पिक्चर्स कब ली थी। जाओ टैंग हमारी टीम को याद दिलाता है कि उन्हें ए रैंक मिशन नहीं लेना चाहिए था। डिफेंस में लियू रिपोर्ट करती है कि वो उसे फिनिश करने ही वाले थे जब तक ब्लैक गन स्क्वाड बीच में नहीं आ गया। खैर, कमांडर पूरे ऑर्डील को ब्रश ऑफ कर देता है, एडमिट करते हुए कि जब ब्लैक गन स्क्वाड नया था तब उनके साथ भी सिमिलर रन-इन्स हुए थे, तो वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं करने वाला। ये हर स्क्वाड पर डिपेंड करता है कि वो इन प्रॉब्लम से कैसे डील करें। जो मैटर करता है वो है कटाड़ा में पॉइंट्स अर्न करना। डायरेक्ट हार्म या दूसरे वॉरियर्स को रिस्क में डालना अलाउड नहीं है, पर बाकी सब कुछ जैसे किसी और का मिशन खराब करना हो सकता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि ये रूल सबके लिए सेम है और फ्यूचर में वो इससे भी बुरी चीजें देखेंगे। वो सिर्फ इसलिए बीच में आया क्योंकि अंधेरा होने वाला था, तो उसने उन्हें टाउन वापस जाने को कहा। वो ब्लैक गन स्क्वाड को कॉल आउट करता है क्योंकि ये एम्बैरसिंग था कि वो एक रूकी टीम से बेस्ट हो रहे थे। जैसे ही वो लड़का जाता है वो एंज का नाम पूछता है और हमारा लड़का जेनरसली बता देता है, और वो लड़का अनसेटल दिखते हुए अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ता है, रिकॉल करते हुए कि कैसे एंज का नाम माइटिएस्ट वॉरियर से मैच करता है। वो कसम खाता है कि वो हमारे लड़के और उसकी स्क्वाड को इजी पॉइंट्स गेन नहीं करने देगा। वो ये भी चाहता है कि एंज उसके चेहरे पर लगे कट और ह्यूमिलिएशन की कीमत चुकाए। फिर वो अपना मास्क वापस पहनता है और अपनी स्क्वाड को लेकर चला जाता है। जाओ टैंग नोट करता है कि ब्लैक गन स्क्वाड टॉप स्क्वाड नहीं है, पर वो फास्ट एक्ट करते हैं और लियू के ग्रुप का मिशन फिर से खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका लीडर भी गन यूज करता है और भले ही उस लड़के ने दिखाया नहीं, जाओ टैंग एडमिट करता है कि न्यू कमर होने के बावजूद वो लड़का स्ट्रांग है। एक रियल फाइट किसी भी तरफ जा सकती है। फिर वो हमारी टीम को टाउन रिटर्न करने का ऑर्डर देता है। लियू हमारे लड़के को देखती है और पूछती है कि वो इतना रेकलेस क्यों था। वो उसे उस किक के लिए थैंक यू भी बोलती है। लैन अपने दोस्त को डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर एंज मना कर देता है। इससे मसल हेड सोचने लगता है कि क्या हमारे लड़के का कोई सीक्रेट प्लान है। वेल, एंग एडमिट करता है कि हाँ है। उसका प्लान आज 3 और डीमंस के पीछे जाने का है। बाद में रात को स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट होती है, सबको अपनी सेफ्टी के लिए टावर न छोड़ने की वार्निंग दी जाती है। एंग साइड में खड़ा होकर सोचता है कि उसने सिर्फ अनाउंसमेंट सुनी है और किसी को घूमते हुए नहीं देखा। वो फिगर करता है कि टाउन लॉकडाउन होने की वजह से करने को ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के बाद अपने घर चेक करने का प्लान बनाता है। वो नोटिस करता है कि मेन गेट पर सिक्योरिटी लूज है, सिर्फ एक गार्ड है, तो वो गेस करता है कि शायद लोग कम हैं या वो रात को किसी के जाने की उम्मीद नहीं कर रहे। गेट में एक गैप है जो इतना चौड़ा है कि वो उसमें से निकल सके, तो वो बाहर जाने के लिए रेडी होता है। ठीक तभी लियू शो अप करती है। उसे पहले से पता था कि वो ये करेगा। वो एक्साइटेड लग रही है और उसे याद दिलाती है कि जब उसने पहले हिंट दिया था कि वो रात को बाहर जाएगा, तभी वो समझ गई थी। एक बार के लिए उसकी शार्प परसेप्शन और अटेंशन टू डिटेल सच में हमारे लड़के को चिंता में डाल देती है। फिर वो पूछती है कि वो इतनी देर से क्यों जा रहा है और क्या उसे कहीं स्पेशल जाना है। वो मजाक करता है कि उसने बस ज्यादा खा लिया है और वॉक करके पचाना चाहता है। फिर वो एडमिट करता है कि वो सुबह सबको सरप्राइज करने की और मास्क बॉय ने जो उनकी एफर्ट्स खराब की थी उसकी भरपाई करने की उम्मीद करता है। अब जब उसने उसे ढूंढ लिया है तो उसका प्लान मुश्किल में पड़ सकता है। जैसे ही वो टाउन से गुजर रहे होते हैं, लियू कैचअप करती है और उसके प्लान के बारे में पूछती है। वो कल मास्क बॉय का कंफ्यूज चेहरा देखने के लिए बेताब है। एंग नोटिस करता है कि वो गिगल कर रही है और पॉइंट आउट करता है, पर वेल, लेडी डिनाई करती है, भले ही वो क्लियरली अम्यूज्ड है। गेट के ऊपर 2 गार्ड्स जम्हाई लेते हुए बैठे हैं। एक कंप्लेन करता है कि रात को गार्ड करना ऑफुल है और बस गेट बंद करना चाहता है क्योंकि किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो स्नैक कर रहा है, वार्न करता है कि ऐसा मत बोलो वरना थर्ड कैप्टन सुन लेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि गैप इमरजेंसीज के लिए खुला रहता है। देखो,
कुछ साल पहले कुछ रेफ्यूजीज आए थे और डीमंस ने उन पर अटैक कर दिया क्योंकि गेट खुलने में बहुत टाइम लगा। तो अब हर टाउन जस्ट इन केस एक गैप छोड़ता है। पहला गार्ड माफी मांगता है और दूसरा उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि उन्हें इस ग्रूलिंग जॉब की आदत पड़ जाएगी। फिर वो एक अडल्ट फोटो बुक निकालता है। पहला गार्ड नोटिस करता है कि इसमें दूसरे टाउन्स की फीमेल वॉरियर्स की नई पिक्चर्स हैं, पर यह सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जब दोनों परवर्ट्स डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारा डुओ गेट से स्लिप आउट कर जाता है और नोटिस करता है कि पुराना एग्जाम ग्राउंड पहले से ज्यादा डेंस फॉग में कवर है। वो दूसरी जगह मूव करते हैं जहां ल्यू कहती है कि उनके नोटिस होने के चांसेस कम है क्योंकि ये दीवारों से दूर है और कवर के लिए एक रॉटिंग फॉरेस्ट है। हमारा लड़का फिर उसके लिए प्लान नरेट करता है। वो डीमंस को ल्योर करके बाहर लाएगा और उसे उनके हेड्स पर एम करना चाहिए। वो उन्हें नॉकआउट करने के लिए प्योर स्ट्रेंथ पर रिलाई करेंगे। वो फॉग में कदम रखता है और उसे वेट करने को बोलता है। ल्यू को एंग की स्किल्स पर भरोसा है, पर जब वो थिक मिस्ट में गायब होता है तो वो अनईजी फील करती है। वो बता नहीं सकती कि वो एक्साइटेड है या वरीड, पर वो फोकस करती है और रेडी रहती है। ल्यू इम्प्रेस्ड है कि एंग कितने स्मूथली डीमंस को ल्योर करता है। वो एक बार में सिर्फ एक नो फिन डीमन को बाहर निकालता है जिससे उन्हें कैप्चर करना आसान हो जाता है। उसके लिए फाइटिंग का ये ब्रूट फोर्स तरीका नया और मजेदार फील होता है। वो जल्दी सीख जाती है और अच्छा करती है। जब एंग सिग्नल देता है, लड़की मूव करती है और साथ मिलकर वो डीमन को लाइट पर प्रिसाइज हिट्स के साथ हैंडल करते हैं जैसे वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हों। वो तब तक करते रहते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, जो उसे उनके पुराने मेथड्स की याद दिलाता है। एग्जॉस्टेड एंग सोचता है कि उसे इस नई बॉडी में कितनी और ट्रेनिंग की जरूरत है। भले ही वो अपनी पास्ट लाइफ में नो फिन डीमंस को आसानी से पकड़ लेता था। इसे काउंट करके ल्यू उसे याद दिलाती है कि उन्होंने अभी अपना तीसरा डीमन पकड़ा है और वो थक चुकी है। जवाब में वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उन सबको वहीं छोड़ दें। लड़की हेजिटेट करती है और पूछती है कि क्या वो श्योर है। एंज अपने डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट है, खासकर क्योंकि नो फिन डीमंस एक दूसरे को रेस्क्यू करने जितने स्मार्ट नहीं होते और वो प्रॉबेबली टाउन जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें सर पर नॉक करने से वो थोड़ी देर तक बेहोश रहेंगे ताकि वो सुबह चीजें फिनिश कर सकें। लड़की इंप्रेस्ड है कि उसे इतना सब कैसे पता है। उसका रिस्पॉन्स एंज को रियलाइज कराता है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया। अचानक दो वन फिन डीमंस अपीयर होते हैं, क्लियरली पास में ह्यूमंस को स्मेल करते हुए। एंग वरीड है कि दो एक साथ शो अप हो गए हैं। वो जानता है कि वो और ल्यू इस तरह की फाइट के लिए रेडी नहीं है। टाउन में एक अलार्म बजता है और तीनों सीनियर्स गेट के टॉप पर रश करते हैं। जोल गार्ड्स को रिवील करता है कि उन्होंने वन फिन डीमन स्पॉट किए हैं, तो बेहतर होगा वो स्पॉटलाइट्स यूज करें। टाटा योशियो पूछती है कि क्या ये वही डीमंस हैं जो एग्जाम में थे। जाओ टांग कंफर्म करता है कि ये वो नहीं है। गार्ड्स दो वन फिन डीमंस को स्पॉट करते हैं, जिससे जोल सोचने लगता है कि क्या कोई चीज उन्हें करीब खींच रही है। वो सबको शांत रहने, गेट्स बंद करने और डिफेंस कैनन्स रेडी करने को बोलता है, लेकिन जाओ टांग चिल्लाता है कि गेट्स बंद मत करो क्योंकि कोई अभी भी बाहर है। वो हमारे डुओ को वहां देखकर फ्यूरियस है और डिमांड करता है कि वो इतनी रात गए टाउन से बाहर क्यों गए। सीनियर वुमन डेस्परेटली जानना चाहती है कि दोनों बच्चे इस घंटे बाहर क्या कर रहे हैं। वो तीन बंधे हुए नो फिन डीमंस को स्पॉट करते हैं, जिससे जाओ टैंग रियलाइज करता है कि ये दोनों बच्चे यहाँ उस मिशन की भरपाई करने आए थे जो पहले रुइन हो गया था। जोल सरप्राइज नहीं है क्योंकि ये न्यू वॉरियर्स के लिए टिपिकल मिस्टेक है जो बहुत बोल्डली एक्ट करते हैं। फिर भी जाओ टैंग गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वापस आने पर वो दोनों को पनिश करेगा। वो डीमंस की तरफ चार्ज करता है और टाटा योशियो अपने फेलो सीनियर को बताती है कि वो जाओ टैंग को फॉलो करेगी, बाकी सब उस पर छोड़ दे। जोल साई करता है क्योंकि उसकी वेल डिजर्व्ड पीने की रात बर्बाद हो गई। मीनवाइल जब वन फिन डीमंस वॉरियर्स को देखते हैं, एंग लड़की को होल्ड ऑफ करने को बोलता है। वो चाहता है कि वो बैकअप का वेट करें और देखें कि क्या वो रियल टारगेट है। वो सोचता है कि क्या ये वही चीज है जो पहले हुई थी, पॉसिबली उसकी रीइंकार्नेशन या टनल में हुए उस अजीब इवेंट से लिंक्ड। ल्यू मीनवाइल सजेस्ट करती है कि वो साथ में फाइट करें। एक डीमन पूछता है कि क्या वो रेजिस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। फिर ल्यू पर फोकस करता है और उसे यूजलेस बुलाता है। इंस्टेंटली वो बास्टर्ड उन पर अटैक करने के लिए लपकता है, पर एंग लड़की को दूर धकेल देता है, उसे बचा लेता है और डीमन एंग के क्विक रिफ्लेक्सेस पर कमेंट करता है। ल्यू डीमन को किक करती है और पानी नोटिस करती है, सोचती है कि क्या उसका एम ऑफ था। दूसरा डीमन उसे 3 स्ट्रैंड से ट्रैप कर लेता है। पहला डीमन एंग को शार्प रहने की वार्निंग देता है। अचानक जाओ टैंग अराइव होता है और एक डीमन को पंच डिलीवर करता है। वो कसम खाता है कि वो उन्हें बच्चों को हर्ट नहीं करने देगा और सबको शांत रहने को बोलता है। टाटा योशियो देखती है कि एक डीमन ब्लू कोर है और दूसरा रेड कोर, तो वो ल्यू को रेस्क्यू करने पर फोकस करने का डिसाइड करती है। अर्थ डीमन भगवान का शुक्र मनाता है कि वो हिट ब्लॉक करने में मैनेज हो गया, वरना वो अपना बदसूरत सर खो देता। जोल सोचता है कि वो स्टैंड ऑफ पर है और उन्हें कैनन फायर पॉज करने को बोलता है। एक लड़की आती है और रिपोर्ट करती है कि नो फिन डीमंस की एक लार्ज नंबर रास्ते में है। जोल पूछता है कितने, और वो रिपोर्ट करती है कि एक पूरी होड़ है। इतने सारे डीमंस के करीब आने के साथ जोल अलार्म बजाने का ऑर्डर देता है और सारे वॉरियर्स को अपने स्टेशंस पर जाने को बोलता है।
जैसे अलार्म बजता है, सब दीवार पर स्क्रैम्बल करते हैं। पूरी होड़ को देखकर जाओ टैंग बता सकता है कि ये बास्टर्ड्स तैयार होकर आए हैं। एंग नोटिस करता है कि डीमन सीधा टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और टाटा योशियो कहती है कि उन दो वन फिन डीमंस ने ही उन्हें बुलाया होगा। मीनवाइल लियू चिल्लाती है कि उसकी चिंता न करें और टाउन को प्रोटेक्ट करें। वो केयरलेस होने के लिए खुद को ब्लेम करती है और फील करती है कि वो एक बुरी लीडर है। अचानक एक डीमन उसका मुंह कवर कर देता है ताकि वो बोल न सके। जाओ टैंग और बाकी पीछे हटते हैं और दूसरा डीमन उन पर अटैक करता है। ब्रूट कमांडर टाटा योशियो को वार्न करता है कि ध्यान रखे और वो उन पर फेंके जा रहे कुछ स्पाइक्स को तोड़ने में मैनेज करती है। एंग नोटिस करता है कि डीमंस एक्चुअली उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो वन फिन डीमंस में से एक के पास से गुजरता है, वो उसे आगे बढ़ते रहने को बोलता है। जाओ टांग डीमन को एंग को जाने देते हुए देखता है और सोचता है क्यों। फिर डीमन उन पर दोबारा लपकता है, वार्न करते हुए कि अगर वो केयरफुल नहीं रहे तो मारे जाएंगे। मीनवाइल दूसरा डीमन ल्यू को घसीट कर ले जाता है। एंग सस्पेक्ट करता है कि ये उसे कैप्टन से अलग करने की एक ट्रिक है। वो काम रहने की कोशिश करता है, जानते हुए कि वो ब्लाइंडली रश करने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। दो सीनियर्स एंग पर चिल्लाते हैं कि ल्यू का पीछा न करे, कहते हुए कि उसके पास वन फिन डीमन के खिलाफ कोई चांस नहीं है। लेकिन एंग भूल नहीं सकता कि उसकी आंखें कितनी फेमिलियर लगती हैं और वो बस उसे छोड़ नहीं सकता। उनकी वार्निंग्स इग्नोर करके वो उसे बचाने के लिए भागता है। डीमन ल्यू को जमीन पर रखता है और बात करता है कि ह्यूमंस कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। सुना है कि ह्यूमंस अक्सर चिल्लाते हैं जब वो होपलेस फील करते हैं और डिमांड करता है कि वो उसकी क्यूरियोसिटी सैटिस्फाई करने के लिए मर्सी की भीख मांगे। नोटिस करते हुए कि ल्यू का मुंह कवर है, डीमन फिगर आउट करता है कि वो चिल्ला क्यों नहीं रही। वो कवर हटाता है और उसे भीख मांगने को बोलता है, पर ल्यू मना कर देती है। आखिरकार एक निचला वन फिन डीमन उसकी प्लीज डिजर्व नहीं करता। डीमन क्वेश्चन करता है कि वो क्यों सोचती है कि वो वर्दी नहीं है और ल्यू आंसर करती है कि वो एक मार्शल फैमिली से आती है। वो दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेगी क्योंकि वीकनेस दिखाना शर्मनाक है। वो या तो मौत या फेयर फाइट डिमांड करती है। उसकी बातों से अपसेट होकर डीमन उसे मारता है और अल्टीमेटम देता है कि वो मरेगी। ठीक तभी एंग शो अप करता है और डीमन को ल्यू को जाने देने को बोलता है। लड़की उसे अकेले देखकर सरप्राइज होती है और पूछती है कि वो अकेला क्यों है। डीमन दूसरी तरफ खुश है कि उसका प्लान काम कर गया और हमारा लड़का रियल टारगेट आ गया। ये सुनकर लड़की सोचने लगती है कि एंग टारगेट क्यों है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, पर पूछती है कि वो यहाँ अकेला क्यों है। वो उसे वार्न करती है कि वो वन फिन डीमन के साथ कीप अप नहीं कर सकता और उसे भाग जाना चाहिए। डीमन ल्यू को फिर मारता है, उसे चुप रहने को बोलता है। एंज उससे प्लीड करता है कि उसे हार्म न करे और कहता है कि अगर वो उसे अकेला छोड़ दे तो वो उसकी जगह उसे ले सकता है। डीमन उसे इग्नोर करता है और अटैक करता है, कहते हुए कि वो सब वैसे भी मर जाएंगे। एंग स्ट्राइक बैक करने की कोशिश करता है, पर डीमन डॉज और काउंटर करता है। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी फास्ट इनफ रिएक्ट नहीं कर सकती। डीमन नोटिस करता है कि एंज डीमन की तरह स्मेल करता है और सोचता है क्यों। एंज ये रियलाइज करके सरप्राइज होता है कि ये डीमन वाटर टाइप हो सकता है, जिससे वो सोचता है कि कैसे डीमंस 50 सालों में बहुत बदल गए हैं, कई ट्रेट्स गेन कर लिए हैं। उसकी वीकर बॉडी सिर्फ पुरानी मूवमेंट्स कॉपी कर सकती है, तो वो ज्यादा देर फाइट नहीं कर सकता। लियो चिंता करती है कि इस रेट पर एंज मर जाएगा और अकेले आने के लिए उसे कोसती है। वो डिसाइड करती है कि वो बस खड़ी नहीं रह सकती। एंग स्ट्राइक करने का एक मोमेंट ढूंढता है, पर डीमन उसका मजाक उड़ाता है, मेंशन करते हुए कि कैसे उसने पहले ही केव में एक वन फिन डीमन को मार दिया था। वो सोचता है कि अब वो इतना वीक क्यों है। ऑफ कोर्स एंग्स को कोई आइडिया नहीं है कि डीमन किस बारे में बात कर रहा है और उसे याद नहीं कि उसने कभी वन फिन डीमन को लाइक किया हो। डीमन को एंग्स का टोन पसंद नहीं आता और वो उसे पनिश करना चाहता है। वो एंग्स के साथ कुछ पेनफुल करता है और वार्न करता है कि अगर उसने झूठ बोला तो वो मरेगा। फिर वो एंज पर दोबारा अटैक करता है, उसे कुछ पेड़ों में क्रैश कराता है। बेचारा लड़का शार्प पेन फील करता है, वरीड कि उसके ऑर्गन्स बुरी तरह हर्ट हो सकते हैं। लियो उसे ट्रबल में देखती है और फील करती है कि उसे हेल्प करनी चाहिए। डीमन उसके पास चलता है और थ्रेटन करता है कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो उसे खा जाएगा। बास्टर्ड हमारे लड़के को डिवार करके इवॉल्व होने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। जैसे ही वो एंज के लिए रीच करता है, लड़की अचानक चार्ज करती है और डीमन को किक मारकर दूर कर देती है, वार्न करते हुए कि उसके टीममेट को अकेला छोड़ दे। उसे देखकर एंज बता सकता है कि उसने खुद को फोर्स करके फ्री किया होगा, नोटिस करते हुए कि उसकी कलाइयां और टखने जल रहे हैं। लड़की ब्रेवली डीमन को फेस करती है और उसे डेयर करती है कि अगर वो किसी को मारना चाहता है तो उसे मारे। ग्रुप की लीडर होने के नाते वो मौत तक अपने फेलो टीममेट्स को डिफेंड करेगी। डीमन अग्री करता है और उसे डॉज न करने को बोलता है। फिर वो अलग अलग एंगल से हमारे लड़के पर अटैक्स भेजता है और वो गीगाचार्ड लेडी स्टिल खड़ी रहती है, हर एक को ब्लॉक करते हुए। एंज उस पर हटने के लिए चिल्लाता है, पर लड़की कंप्लाई करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे चोट लगे।
वो उसे चुप रहने और कॉन्सेंट्रेट करने देने को बोलती है। अचानक जमीन से स्पाइक्स शूट होते हैं और उसके पैरों को पियर्स कर देते हैं। डीमन उसे पकड़ता है और कहता है कि वो उसे तुरंत नहीं मारेगा, इसके बजाय वो उसे ह्यूमिलिएट करेगा और फाइनली चिल्लाने पर मजबूर करेगा। एंग जमीन पर पड़ा अपने दोस्त को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, पर होपलेस फील कर रहा है। वो सोचता है कि यह अनफेयर है कि रीइंकार्नेट होने के बाद भी उसे अपने टीममेट को फिर से मरते हुए देखना पड़ रहा है। उसे नफरत है कि वो ही है जिसे बचाने की जरूरत है, और सोचता है कि अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो किसी और को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। क्यों उसे अपने टीममेट्स को खोने से फिर गुजरना पड़ रहा है और क्यों वो इतना वीक फील करता है। अचानक वो एक ह्यूज ऑरा रिलीज करता है जो लियू को डीमन की ग्रिप से फ्री कर देता है। हमारे लड़के को इतनी तेजी से मूव करते देख डीमन सरप्राइज होता है। एंग मीनवाइल लियू पर प्राउड फील कर रहा है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम स्क्वाड लीडर के तौर पर अच्छा काम किया। इस पॉइंट से आगे वो चीजें हैंडल करेगा। फिर वो उसे धीरे से नीचे बिठा देता है। अचानक डीमन एंग से एक फेमिलियर स्मेल पिक करता है और सोचता है कि उसके पीछे एक सीक्रेट है। एंग खुद अपने चेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग पावर राइज होती फील करता है, जैसे वो एक्सप्लोड होने वाली हो। रेज के एक बर्स्ट में उसका कोर ब्लाइंडिंग लाइट के साथ शाइन करता है। डीमन सोचता है कि क्या ये किंगफिन कोर है। लियू हमारे लड़के से रेज आती हुई देखती है और फेंटली उसे उस मॉन्स्टर के खिलाफ जाते हुए नोटिस करती है। लगता है हमारे लड़के ने अपना खुद का वन फिन अवेकन कर लिया है। मीनवाइल सीनियर्स दूसरे डीमन से फाइट कर रहे हैं। वो डीमन अपने जैसा स्ट्रॉन्ग ऑरा सेंस करता है और जाओ टांग उसे पंच करता है। फिर टाटा योशियो उसे किक करती है, उसकी बॉडी में एक बड़ा छेद छोड़ते हुए। गुस्से में डीमन ग्लो करने लगता है, हवा में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी। वुमन सेंस करती है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है और जाओ टांग से पूछती है कि उसका क्या प्लान है। डीमन चिल्लाता है कि सारे ह्यूमंस मरेंगे, लेकिन ठीक तभी डिफेंस आर्टिलरी से एक स्पीयर लाइक ब्लास्ट उसे दूर शूट कर देता है। थैंकफुली डिफेंस आर्टिलरी ने एक्सप्लोड होने से पहले मॉन्स्टर को टेक डाउन कर दिया। जोल अनगिनत नो फिन डीमन से लड़ते हुए होर्ड को क्लोज इन करते देखता है और बाकी दो सीनियर्स को अप्रोचिंग थ्रेट के बारे में वार्न करता है। टाटा योशियो हमारे ब्रूट कमांडर को बताती है कि उन्हें टाउन वापस जाना चाहिए। जाओ टांग हमारे लड़के और ल्यू के बारे में चिंता करता है, पर टाटा योशियो बैटलफील्ड अबैंडन नहीं करना चाहती, याद दिलाते हुए कि कैप्टन्स के अलावा वॉरियर्स के तौर पर भी उनकी ड्यूटीज हैं। तो ये हार्श डिसीजन लेने के बाद वो सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी वापस जाते हैं। कहीं और वन फिन डीमन पूछता है कि एंज उनके जैसा इतना क्यों लगता है, फिर भी ह्यूमन दिखता है। वो हमारे लड़के के ह्यूमन फिन से कंफ्यूज्ड है, जो इम्पॉसिबल होना चाहिए। एंज सोचता है कि क्या उसकी रीइंकार्नेशन ने उसे डीमन पावर्स दी हैं। फिर वो ल्यू पर एक हीलिंग पावर यूज करता है। हमारे लड़के को एफर्टलेसली लड़की को हील करते देख डीमन शॉक होता है और उससे पूछता है कि क्या वो वुड टाइप है, जबकि ये हीलिंग पावर लाइकली इसलिए है क्योंकि उसने एक वन फिन वुड टाइप डीमन अब्सॉर्ब किया था। अगर वो एक वन फिन वाटर टाइप डीमन को डिफीट करके अब्सॉर्ब करता है तो उसे वाटर पावर्स भी मिल सकती हैं। डीमन एंग की स्ट्रेंथ से स्टन्ड है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी। एंज अपने पीछे रूट्स अपीयर कराता है और कहता है कि वो डीमन की पावर अपने लिए लेना चाहता है। डीमन पैनिक करता है जब उसे रियलाइज होता है कि एंज ने एक वुड टाइप डीमन अब्सॉर्ब किया है। इस पैनिकिंग को देखकर हमारे लड़के को बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में कभी किसी डीमन को अफ्रेड एक्ट करते नहीं देखा। वो करीब कदम बढ़ाता है और डीमन को अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने को बोलता है, उसकी पावर मेजर करना चाहता है। डीमन सीरियसली जानना चाहता है कि हमारा लड़का ह्यूमन है या डीमन। जैसे ही वो ये कहता है, बास्टर्ड प्रॉम्प्ट होकर हमारे लड़के पर चार्ज करता है। क्योंकि वो वुड टाइप डीमंस की सारी एबिलिटीज पोजेस करता है, वो वाइन लाइक टेंटिकल समन करता है जो डीमन को ग्रैब कर लेती है। डीमन दर्द में अपनी हिडन मूव भी यूज करने का डिसाइड करता है। वो अपने वाटर विप्स एंक पर स्विंग करता है, पर हमारा लड़का डॉज कर लेता है। डीमन फिर रश करता है, कहते हुए कि वो मर्सी नहीं दिखाएगा। जैसे वो फाइट करता है, वो ब्रैग करता है कि एंग रियल डीमन पावर कभी नहीं समझ पाएगा। वो एक स्ट्रॉन्ग किक डिलीवर करता है, हमारे लड़के को पेड़ों में क्रैश कराता है। एंग एडमिट करता है कि वो डीमन की स्ट्रेंथ पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर पा रहा, पर अगर डीमन जानता कि वो कितनी जल्दी सीख सकता है तो वो रियलाइज करता कि वही माइटीएस्ट वॉरियर है। वो जानता है कि उसे जीतने के लिए अडेप्ट करते रहना होगा। डीमन उसकी वुड टाइप हीलिंग को लेकर शॉक एक्सप्रेस करता है और एंज तुरंत कैच ऑन कर लेता है। वो फिर अटैक करता है, डीमन को अपनी रूट्स में ट्रैप करता है, फिर उसका चेहरा पकड़ता है और कहता है कि वो इस फाइट से थक गया है। डीमन अपने अंदर कुछ अजीब फील करता है। इससे पहले कि उसकी बॉडी बर्स्ट होकर अलग हो जाए, पीछे सिर्फ उसका चेहरा और एक वाटर क्रिस्टल छोड़ते हुए। डीमन क्लेम करता है कि वो अपनी बॉडी डिसॉल्व करके सर्वाइव कर सकता है, पर एंज पॉइंट आउट करता है कि उसका कोर एस्केप नहीं कर सकता। एक ओवर कॉन्फिडेंट डीमन अभी भी डूम्ड है, एक बार उसका कोर चला जाए। एंग डीमन के वाटर कोर को बाहर निकालता है और उस लोली रंट को याद दिलाता है कि एक 7 फिन डीमन भी मर जाता है अगर उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके साथ ही हमारा बंदा वाटर कोर को क्रश कर देता है और उसकी पावर लेने के लिए उसे पी जाता है। इसे निगलने के बाद वो नोट करता है कि जो डीमन एसेंस उसने अभी पिया उसका टेस्ट बुरा नहीं है।
उसके अंदर का डीमन उसे अर्ज करता है कि वो और डीमंस को डिवार करे और ह्यूमंस को मारे। जैसे ही वो उस आवाज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो लियू की शील्ड पर भी स्विंग करता है, उसे डिवार करने की कोशिश में। लेकिन इस बॉडी के अंदर का रियल एंग अपने ही टीममेट को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता, तो वो अपने अंदर के डीमन को रुकने को बोलता है। वो लियू को बचाना चाहता है, मारना नहीं। मेन गेट पर वॉरियर्स नो-फिन डीमंस को हटाने में बिजी हैं। लैन नोटिस करता है कि हमारा डुओ गायब है, जिस पर सुजू कहती है कि उसने रूमर्स सुने हैं कि 2 वॉरियर्स चुपके से बाहर गए और एक 1-फिन डीमन ने उन्हें टारगेट किया। लैन शॉक है ये सोचकर कि ये हमारा डुओ हो सकता है, पर सुजू उसे बोलती है कि अभी कंफर्म करने का टाइम नहीं है और उन्हें डीमन होर्ड से लड़ते रहना होगा। 2 सीनियर्स भी आते हैं और बैटल ज्वाइन करते हैं। जोल उनके कोर्स के बारे में पूछता है और कैप्टन कहता है कि वो अभी भी ठीक हैं। मिड फाइट जोल ग्लैड फील करता है ये रिपोर्ट करते हुए कि क्योंकि उन्होंने पहले ही एक 1-फिन डीमन को गिरा दिया है, रेगुलर डीमंस कम कोऑर्डिनेटेड हैं, एक पैनिक्ड क्रीचर्स के ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उन्हें डराना और टाइम बाय करना चाहता है। बाकी 2 सीनियर्स एग्री करते हैं। वो एक हाई स्पॉट से लीप करते हैं और अपने कोर्स से एक ह्यूज ब्लास्ट रिलीज करते हैं। टाटा योशियो रिकॉल करती है कि ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपने कोर्स को इतना पुश किया है, और जाओ टैंग विश करता है कि उसके फायर कोर में और स्टैमिना होता ताकि वो इस लेवल की पावर मेंटेन कर पाता। जोल कमेंट करता है कि एक्सप्लोसिव रेड कोर कितना डेंजरस हो सकता है और फिर डीमंस के बीच डाइव करता है, ऊपर से उन्हें स्लाइस करते हुए। सुजू अमेज्ड होकर देखती है कि एक कैप्टन का अटैक कितना स्ट्रांग हो सकता है। लैन सोचता है कि ये जरूर 1-फिन कोर की पावर होगी और खुद उस तरह की स्ट्रेंथ तक पहुंचने का सपना देखता है। थोड़ी देर बाद जोल बाकी 2 सीनियर्स को चेक करता है और वो कहते हैं कि वो ठीक होल्ड कर रहे हैं, उनका प्लान काम कर रहा है और डीमंस पीछे धकेले जा रहे हैं। अचानक जोल कुछ अनयूजुअल सेंस करता है और एक फिगर की तरफ पॉइंट करता है जो करीब आ रहा है। ये एंज है जो टीम लीडर को अपनी बाहों में उठाए हुए है। टाटा योशियो सोचती है कि 1-फिन डीमन कहाँ गया। जोल देखता है और कंसर्न फील करता है। भले ही उन्होंने नो-फिन डीमंस का मोराल तोड़ दिया है, एंज को उनके आसपास इतना कैजुअली एक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसे पल भर में जिंदा खा सकते हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर डीमंस एंज पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो तीनों कैप्टन हेल्प करने के लिए कूद पड़ते हैं। हमारा बंदा उन्हें नोटिस करता है और एक टेरराइजिंग ग्लेयर देता है, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे हट जाते हैं। डीमंस फिर भागना शुरू कर देते हैं और वॉरियर्स चीयर करते हैं जैसे ही होर्ड रिट्रीट करता है। कुछ पूछते हैं कि डीमंस अचानक क्यों भागे, गेस करते हुए कि वो शायद कैप्टन से डर गए होंगे। दूसरे एग्री करते हैं, कहते हुए कि डीमंस ने शायद इतना ह्यूज पावर डिस्प्ले देखकर पैनिक किया। हर कोई कैप्टन्स की ब्रेवरी और स्ट्रेंथ की तारीफ करता है। हालांकि जाओ टैंग सोचता है कि क्या ये सच में उसकी और उसके फेलो सीनियर्स की वजह से था। वो ये मानने पर मजबूर है कि हमारे लड़के ने लाइकली एक पार्ट प्ले किया। जैसे ही एंग नॉर्मल होता है, वो कैप्टन्स को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करता है। अपने दिमाग में वो 8-फिन डीमन का सपना देखता है जो ब्रैग किए बिना नहीं रह सकता कि कैसे एंजी उसकी पावर्स पर रिलाई कर रहा था। जब लड़का पूछता है कि वो कौन है, डीमन कहता है कि वो पहले मिल चुके हैं। हालांकि वो 50 साल पहले था, तो शायद एंग को याद ना हो। हमारा लड़का रियलाइज करता है कि ये डीमन 8-फिन डीमंस में से एक है और पूछता है कि ऐसे कितने एग्जिस्ट करते हैं। जवाब में डीमन उसे अश्योर करता है कि उसके सवालों के जवाब वक्त आने पर मिल जाएंगे। वो क्रीचर फिर अचानक एंज के सामने अपीयर होता है और अपना इंट्रोडक्शन क्रिम्सन किंग फिन के तौर पर देता है, जो उनकी काइंड का स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो बता सकता है कि हमारा लड़का उससे डर नहीं रहा, जो माइटिएस्ट वॉरियर के लिए सेंस बनाता है, और लड़के की विल को प्रेस करता है उसके माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट करने के लिए। क्रिम्सन किंग फिर उसे हर्ट ना करने का प्रॉमिस करता है। जब हमारा लड़का पूछता है कि डीमन ने उसकी बॉडी क्यों चुनी और उसकी पुरानी बॉडी को क्या हुआ, तभी एक और 8-फिन डीमन एंग के पीछे से निकलता है और उसका चेहरा टच करके कहता है कि वो बाद में समझेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि एंज की बॉडी अब क्रिम्सन पावर से बंधी हुई है और उन दोनों की भलाई के लिए लड़के को काम करना होगा और लेवल अप करना होगा। वक्त के साथ वो दोनों परफेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। एंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं कि ये डीमंस ह्यूमंस को लोली रंस समझते हैं। खड़े होकर वो डीमन को पंच करता है। रियलिटी में एंग अचानक सपने से बाहर आता है और आगे लपकता है। लियू को उसकी शर्ट से पकड़ता है जैसे वो उसे पंच करने वाला हो। फिर वो होश में आता है जब उसकी नजर उसके माइटी व्हाइट मिल्कर्स पर पड़ती है। ऑफ कोर्स लियू उसे थप्पड़ मारती है और बाकी लोग उसे पिन डाउन कर देते हैं, पूछते हुए कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। उसी पल लियू के फादर सीतू सुनोंग आते हैं और सबको बोलते हैं कि अपने सेवियर को दुश्मन की तरह ट्रीट न करें। बाकी लोग उन्हें मास्टर कहकर ग्रीट करते हैं, जबकि लियू उन्हें फादर बुलाती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए जोल हमारे लड़के को एक्सप्लेन करता है कि सुनोंग सीतू मार्शल फैमिली के हेड हैं। वो सरप्राइज है कि एनजी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता, बावजूद इसके कि वो हीलियोस 2 से है। हमारे लड़के को सब समझ आने लगता है। क्योंकि वो उसकी टीम लीडर के फादर है, तो ये आदमी जरूर उसका ख्याल रख रहा होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो वो सुनोंग से माफी मांगता है ट्रबल क्रिएट करने के लिए। द बिग चीज बदले में हमारे लड़के को थैंक यू बोलता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, सीतू फैमिली की तरफ से बोलते हुए।
वो फिर तीनों कैप्टन्स को बोलता है कि वो थोड़ी देर ट्रेनिंग एरिया में रह सकते हैं और मेंशन करता है कि रात को डीमन होर्ड पर विक्ट्री के लिए एक सेलिब्रेशन होगी। तीनों कैप्टन्स किसी भी इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगते हैं, पर सुनोंग हंसता है, कहते हुए कि उसने उन्हें बड़ा होते हुए देखा है और वो इस जगह को घर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो नोट करता है कि लियू नेचुरली जिद्दी है, तो उन्हें उसे चेक में रखना चाहिए अगर जरूरत हो, बिना मर्जी दिखाए। कैप्टन सब कुछ हैंडल करने के लिए अग्री करता है और बाकी सबको भेज देता है सिवाय एंजी और तीनों कैप्टन्स के। अकेले होने पर जाओ टांग हमारे लड़के पर शक करता है और चाहता है कि वो सब कुछ उगल दे जो वो उस वन फिन डीमन के बारे में जानता है, जो एग्जाम के दौरान अपीयर हुआ था, और अभी वाले डीमन होर्ड के बारे में भी। दूसरे सीनियर्स भी वही जवाब चाहते हैं। भले ही एंज उसकी स्टूडेंट्स की स्क्वाड में बिलोंग नहीं करता, वो फिर भी कोई डाउट अफोर्ड नहीं कर सकता और चाहता है कि जूनियर सब बता दे। ऑफ कोर्स एंग पूछता है कि क्या वो सीरियस हैं, उन्हें याद दिलाते हुए कि वो और लियू मुश्किल से वन फिन डीमन से बचकर निकले। जोल पॉइंट आउट करता है कि बाकी दो सीनियर्स ने सिर्फ एक डीमन को हराने के लिए टीम अप किया था, तो आखिर इस बच्चे ने अकेले डीमन को कैसे हराया। वो फिर डिमांड करता है कि एंज कैसे एस्केप हुआ। जोल बार बार सजेस्ट करता है कि लड़का शायद डीमंस के साथ काम कर रहा है, जो एक्सप्लेन करेगा कि डीमंस उसे हर बार क्यों जाने देते हैं। इंटरनली एंज सोचता है कि क्या उसे अपना सीक्रेट रिवील करना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए कि वो उसे वहीं मार दें। उसे डर है कि वो विश्वास नहीं करेंगे कि वो ह्यूमन है और उसे थ्रेट समझेंगे उसके अंदर की डीमन पावर की वजह से। जोल का सीरियस लुक दिखाता है कि वो सच चाहता है और किसी और चीज से सेटिस्फाई नहीं होगा। वो हमारे लड़के को कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार है। ये देखकर एंज सोचने लगता है कि शायद उसे उनसे लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन टाटा योशियो बीच में बोलती है और अपने फेलो कैप्टन को चुप कराती है। वो नोट करती है कि सिर्फ एक फोरफिन डीमन ह्यूमन फॉर्म ले सकता है और ये अनलाइकली लगता है कि एंज ही उनमें से एक है। इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि ऐसा डीमन उनके जैसे छोटे सी लेवल टाउन में आएगा। फर्दरमोर ब्रूट कैप्टन ऐड करता है कि डीमंस बेसिकली सेल्फिश होते हैं और किसी को रेस्क्यू नहीं करेंगे। क्योंकि एंज ने लियू को बचाया है, जाओ टैंग श्योर है कि ये बच्चा डीमन नहीं हो सकता। जोल फिर जूनियर की पीठ थपथपाता है और अपने अर्ली एग्रेशन को टीजिंग बोलकर ब्रश ऑफ करने की कोशिश करता है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि एंज और लियू मरते मरते बचे हैं और थके हुए होंगे। अपनी रिपोर्ट में लियू रिकॉल करती है कि वो वन फिन डीमन से लड़ने के बाद बेहोश हो गई थी और उसके बाद की कोई मेमोरी नहीं है। तो सीनियर क्यूरियस है कि एंज ने उसे बाहर कैसे निकाला। वुमन भी क्यूरियस है कि क्या एंज ने सच में वन फिन डीमन को अकेले हराया। अपने दिमाग में हमारा लड़का याद करता है कि उसने उस डीमन को हराया था और कभी नहीं सोचा था कि वो इस बात को कैसे छुपाएगा। वो सिंपली कहता है कि वो एक जीनियस है जिसके पास वन ऑफ अ काइंड एबिलिटी है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो इंस्टेंटली अपने कोर की स्ट्रेंथ को बूस्ट और इनलार्ज कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, जिससे वो अपनी नॉर्मल पावर से आगे जा सकता है। ये उसका हिडन ट्रम्प कार्ड है। टाटा योशियो नोट करती है कि एंज का डिस्क्रिप्शन उस मेथड जैसा साउंड करता है जो वो अपने कोर की एक्सप्लोजिव फोर्स चैनल करने के लिए यूज करते हैं। हमारा बंदा प्ले अलोंग करता है, हालांकि वो श्योर नहीं है कि वो बाकी की स्टोरी पर बिलीव करेंगे। जोल मीनवाइल सोचता है कि क्या वो सच बोल रहा है। जाओ टांग फॉलो अप करता है उस इंसिडेंट को याद दिलाते हुए जो केव के अंदर हुआ था, सोचते हुए कि क्या एंग सजेस्ट कर रहा है कि उसने वही सेम ट्रिक केव डीमन को हराने के लिए भी यूज की थी। हमारा बंदा कंफर्म करता है, कहते हुए कि उसने ये टेक्निक तब इन्वेंट की जब वो पहली बार अपने वन फिन डीमन से मिला। क्योंकि उसकी बॉडी कोर की स्ट्रेंथ इमीडिएटली अब्सॉर्ब करती है, वो उस डीमन को बिट्स में उड़ाने में मैनेज हो गया जब उसने अपना गार्ड डाउन किया, पर यह स्किल यूज करने का उसका पहला टाइम था, इसलिए वो बाद में बेहोश हो गया। उसने वही सेम चीज लियू को रेस्क्यू करने के लिए ट्राई की, पर एक बार फिर ब्लैकआउट हो गया क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रेन हैंडल नहीं कर पाई। सरप्राइजिंगली ब्रूट कमांडर एंग की स्टोरी कंसिडर करता है। किड की स्टोरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि उसका चेस्ट कोर दोनों बार डैमेज क्यों हुआ, पावर उसकी लिमिट से आगे चली गई थी। टाटा योशियो अग्री करती है कि अगर एंग जो कह रहा है वो सब सच है, तो ये सेंस बनाता है कि उसे मैनेज करना मुश्किल लग रहा है। वो पॉइंट आउट करती है कि उनकी अपनी टेक्निक सिमिलर है, पर उन्होंने एक्सप्लोजिव पावर यूज करते वक्त टोल कम करने की ट्रेनिंग ली है। क्योंकि एंज उनकी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, वुमन उसे वार्न करती है कि जब तक वो इसे हैंडल करना न सीख ले तब तक दोबारा ट्राई न करे। जाओ टैंग भी सेम थॉट्स शेयर करता है। हालांकि वो हमारे लड़के के साथ स्पार करने के लिए खुजली मचा रहा है ताकि वो अपने स्टूडेंट का पोटेंशियल गेज कर सके। इवेंचुअली वो एक ओपन स्पेस में मूव करते हैं और एंज अपने कमांडर को फेस करने के लिए खुद को रेडी करता है। वो बता सकता है कि उसका कैप्टन अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। जाओ टांग पूरी तरह रेडी एंग को पहला स्ट्राइक करने का मौका देता है। लड़का खुद को ब्रेस करता है, सोचते हुए कि जाओ टैंग जैसे किसी से कैसे लड़े। देखो, हमारे लड़के की करंट पावर उसकी पास्ट एबिलिटीज के कंपैरिजन में बेसिक है। उसकी बॉडी ऑल आउट फाइट हैंडल नहीं कर सकती और वो डिबेट करता है कि क्या उसे अपने अंदर की डीमन पावर यूज करनी चाहिए। अचानक जाओ टैंग आगे स्पीड करता है और अटैक करता है, पर हमारा बंदा इंस्टेंटली डॉज करता है, हालांकि इंपैक्ट एरिया का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है। टाटा योशियो ब्रूट कमांडर पर चिल्लाती है कि थोड़ा हाथ हल्का रखे। वो आदमी अपने स्टूडेंट के रिएक्शन टाइम को एडमायर करने में बिजी है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है।
एंग रियलाइज करता है कि वो ओल्ड लाइफ एक्सपीरियंस पर रिलाई कर रहा है और पहले ही अपनी लिमिट के करीब है। जाओ टांग फिर अटैक करता है, हमारे लड़के को इवेड करने पर मजबूर करते हुए। एक बार फिर जाओ टांग ट्रेनिंग ग्राउंड के बड़े सेक्शंस को ऐसे रेक कर देता है जैसे वो उसका बैकयार्ड हो। कैप्टन फिर तेजी से एएनजी को गर्दन से पकड़ लेता है और क्वेश्चन करता है कि क्या यही सब है जो उसके पास है। एंग फील करता है कि वो ब्रेक फ्री नहीं कर सकता और उसे साइड वॉल में स्लैम किया जाता है। जोल देखता है और उसे पसंद नहीं आता कि कैप्टन हद से आगे जा रहा है। सजेस्ट करता है कि उन्हें उसे रोकना चाहिए, पर टाटा योशियो श्योर है कि उनका ब्रूट कमांडर बिना वजह किसी को हर्ट नहीं करेगा। बिग ब्रूट अपने स्टूडेंट का मजाक उड़ाता रहता है और क्वेश्चन करता है कि क्या वो सच में जीनियस कहलाने के लायक है। एंग नीचा दिखाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे याद आता है कि वॉरियर्स उसे किंग बुलाते थे और सोचता है कि अगर जाओ टांग जानता कि वो एक्चुअली कौन है तो वो उसे अलग तरह से ट्रीट करता। जीनियस होने का क्लेम करने के बाद एंज फील करता है कि उसे ये प्रूव करना होगा। वो होल्ड बैक करना बंद करने का डिसाइड करता है और डीमन की स्ट्रेंथ यूज करता है। वो अपना ऑरा रिलीज करता है, टाटा योशियो को स्टार्टल करते हुए। वो अपने सीनियर को चैलेंज करता है क्योंकि अब अटैक करने की बारी उसकी है। ब्रूट कैप्टन अपने छोटे स्टूडेंट से ये मैसिव ऑरा आते हुए फील करता है। एंग सोचता है कि डीमन की पावर यूज करके वो अपने चेस्ट के लो क्वालिटी कोर को बेहतर काम करा सकता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ अपना माइंडसेट बदलकर अपनी बॉडी का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है। जोल सोचता है कि क्या वो भी सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव होती हुई फील कर सकता है, जबकि वुमन क्वेश्चन करती है कि क्या हीलोज जैसे छोटे टाउन के लिए एंज जितना टैलेंटेड कोई होना पॉसिबल भी है। जाओ टांग भी नोटिस करता है कि एंजी का सिंक्रोनाइजेशन रेट 40% तक बढ़ गया है और अभी भी क्लाइम कर रहा है। कंपैरिजन में लियू का रेट 39% पर है, जिसका मतलब है हमारे लड़के ने अब उसे सरपास कर लिया है। हमारा बंदा अपने सीनियर को फोकस रहने की वार्निंग देता है और फिर उसे पंच करने के लिए आगे रश करता है। जाओ टांग रियलाइज करता है कि बच्चा अब दुगना फास्ट है, पर हमारा बंदा इसे ब्रश ऑफ कर देता है, रिमार्क करते हुए कि उसकी इंप्रूवमेंट सिर्फ स्लाइट है। जाओ टांग सोचता है कि एंज उन मोमेंट्स का फायदा उठा रहा है जब उसका रिएक्शन स्लो होता है और उसे कंफ्यूज करने के लिए लो स्ट्राइक्स यूज कर रहा है। वो ये भी देखता है कि बच्चा रेकलेसली फाइट नहीं कर रहा। हमारा बंदा फिर कैप्टन को दोबारा किक करता है। क्लोजली वॉच करते हुए जोल हमारे लड़के के रिलेंटलेस अटैक्स नोटिस करने पर मजबूर है और सोचता है कि उसने इतना अच्छा लड़ना कहां सीखा। तभी द बिग चीज अराइव करते हैं, वार्न करते हुए कि जाओ टांग जैसे किसी के बहुत करीब खड़े होना सेफ नहीं है, जो एक टफ फाइटर था। दो सीनियर्स जल्दी से उनसे बात करने जाते हैं, स्पेयरिंग के लिए उनका बैटलफील्ड यूज करने के लिए माफी मांगते हैं और इनकन्वीनियंस के लिए और माफी मांगते हैं। बिग चीज टूटे हुए फर्श को देखता है और सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि क्या अरीना को हुए नुकसान को सिंपली इनकन्वीनियंस कहा जा सकता है। ऑफ कोर्स दोनों सीनियर्स प्रॉमिस करते हैं कि वो इसे फिक्स कर देंगे। सुनोंग कहता है ठीक है और एंज के बारे में क्यूरियस होता है जो माइटीएस्ट वॉरियर का नाम शेयर करता है। वो सोचता है कि बच्चा अपने कैप्टन के अटैक्स कैसे हैंडल करेगा। मीनवाइल बैटल में ब्रूट कैप्टन हमारे लड़के को चेकमेट करने के लिए पैर से पकड़ लेता है। सुनोंग नरेट करते हैं कि कैसे जाओ टांग ने हमेशा ऐसे एक्ट किया है, प्रिसीजन के साथ काउंटर करने का कोई भी मौका लेता है। सालों की डीमन फाइटिंग ने उसकी जजमेंट शार्प बना दी है। लेकिन जब उन्हें लगा कि एंज हारने वाला है, एंज अपने शार्प मैन्यूवर से स्क्रिप्ट पलट देता है और कैप्टन का सर अपने सर से स्मैश कर देता है, एक सॉलिड हेडबट लैंड करते हुए। कैप्टन को कोई आइडिया नहीं है कि अभी क्या हुआ, तो एंज अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। जबकि ह्यूमन स्कल स्ट्रांग होता है, आंखों के बीच का एरिया सॉफ्ट होता है। वो फिर अटैक करता है हिट्स लेते हुए भी, और जाओ टांग स्ट्रांग खड़ा रहता है और ऑनलुकर्स के लिए वो शॉक में है। एंग एक पावरफुल ब्लास्ट रिलीज करता है जो जमीन को शैटर कर देता है, एक ऑल इन वन अटैक और डिफेंस टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। वो डीमन की पावर को और स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ पुश करने का डिसाइड करता है। वो फिर अटैक करता है, जाओ टांग को डर में पीछे हटने पर मजबूर करते हुए। ब्रूट एक पल के लिए गायब होता है और उसके पीछे रीअपियर होता है। टाटा योशियो स्टंड है, जैसे एंग डस्ट को यूज करके कैप्टन के ब्लाइंड स्पॉट में स्लिप होता है और अपने ओपोनेंट का मूव उसी के खिलाफ टर्न कर देता है। ये सब देखते हुए बिग चीज कमेंट करता है कि ये बच्चा बहुत वेंजफुल है और जल्दी सीखता है। ब्रूट अपना खुद का मूव अपने ऊपर यूज होते देख गुस्सा है और अपने छोटे ओपोनेंट को वार्न करता है कि ये मत भूलना कि ये उसका मूव था और वो इसे किसी से भी बेहतर जानता है। सुनोंग बता सकते हैं कि कैप्टन अपने स्टूडेंट के खिलाफ अपनी एज खो रहा है। मीनवाइल एंग एक पंच थ्रो करता है पर जानबूझकर मिस कर देता है, ब्रूट के शॉक के लिए। वो सोचता है कि उसने मिस क्यों किया। जवाब में हमारे लड़के ने अपने सीनियर की ओपोनेंट को रिस्ट्रेन करने की टेंडेंसी को पॉइंट आउट किया बजाय हेड ऑन फाइट करने के। एंज ने इसका फायदा उठाया और कैप्टन को हेडबट किया, जिससे उसका विजन ब्लरी हो गया और साइट चली गई। इसने हमारे लड़के को फाइनल ब्लो लैंड करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिया, जो उसने नहीं किया और जानबूझकर मिस कर दिया क्योंकि वो बस यहां अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ प्रूव करने आया था। अब तक सुनोंग एंग की ट्रू एबिलिटीज के बारे में सच में क्यूरियस है। गेट खुलता है और सुजू अपने दोस्तों के पास एंटर करती है। वो यहाँ उन्हें याद दिलाने आई है कि डिनर ऑलमोस्ट रेडी है और लियू की फैमिली ने बिग रूम में एक बड़ा मील प्रिपेयर किया है।
जब वो सामने देखती है वो आसपास की डिस्ट्रक्शन देखकर शॉक होती है और जल्दी से सारा ब्लेम कैप्टन पर डाल देती है। मीनवाइल जोल ब्रूट कैप्टन को पैथेटिकली हारने के लिए टीज करता है। बिग चीज फिर चैटर को कट करते हैं, याद दिलाते हुए कि स्पारिंग ओवर है और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। एंग भी भूखा है और सुनोंग को इन्विटेशन के लिए थैंक यू बोलता है। सुनोंग एंग की डिटर्मिनेशन, पावर, कंट्रोल और बैटल एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, कंक्लूड करते हुए कि इस बच्चे में ग्रेट पोटेंशियल है। जैसे हमारा लड़का जाता है, फादर अपनी बेटी को टीज करते हैं, उन दोनों को साथ में शिप करके उसे एम्बैरस करते हुए। बाद में सब डिनर के लिए गैदर होते हैं। सुनोंग अपनी ड्रिंक रेस करते हैं और टाउन के लिए बोलते हैं। वो उन्हें सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और उन वॉरियर्स को ऑनर करते हैं जिन्होंने हार्ड फाइट की। वो स्पेशली एंज को अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रेज करते हैं। हमारा बंदा खड़ा होता है और कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उसे अपने कमांडर से मार पड़ती है जैसे ही वो अल्कोहल का सिप लेने वाला होता है, याद दिलाते हुए कि वो पीने के लिए इनफ ओल्ड नहीं है। पर हमारा लड़का आर्ग्यू करता है कि वो 18 का है और यही वजह है कि वो वॉरियर्स एग्जाम ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल था। जैसे एटमॉस्फेयर लाइवली है, बिग चीज अपनी बेटी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। अभी भी हमारे लड़के को उसके साथ शिप कर रहे हैं। हम फिर फादर और डॉटर की आखिरी कॉन्वर्सेशन पर शिफ्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि लियो बहुत स्किल्ड है और एंज का टैलेंट उसके जितना ही अच्छा है। तो अगर लड़का इतना केपेबल है तो लियो जैसी स्ट्रांग लड़की शायद उसे पसंद करे। लड़की इस बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि एंज थोड़ा सिली है। वो सोचना बंद करती है और खाना शुरू करती है, जैसे सुजू बोलना शुरू करती है। वो बात करती है कि खाना कितना बढ़िया है और कहती है कि ये लग्जूरियस फील होता है। भूलना मत लान भी यहाँ है। वो हमारे लड़के से पूछता है कि उसने वन फ्रेंड डीमन को कैसे हराया। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि एंज ने अपने कोर से बहुत सारी पावर पुल की, जिससे वो थोड़े टाइम के लिए स्ट्रॉन्गर हो गया। टाटा योशियो ऐड करती है कि ये वैसे ही है जैसे कैप्टन्स अपना कोर यूज करते हैं, पर एंज ने मौत से बचने के लिए वो पावर पाने का बड़ा रिस्क लिया। बिना ट्रेनिंग के ये बहुत डेंजरस था और उसकी बॉडी को बहुत हर्ट किया और इसे दोबारा यूज करने से वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। फर्दरमोर, एंग और जाओ तांग की स्पारिंग आई ओपनिंग थी। किड की पावर सरप्राइजिंग है, पर उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है वरना उसकी बॉडी टूट सकती है। इंटरनली हमारा लड़का जानता है कि अगर उसने उन्हें बताया कि उसने 2 वन फ्रेंड डीमंस के कोर्स अब्सॉर्ब किए हैं और उसके पास जल्दी रिकवर करने के लिए वुड टाइप हीलिंग पावर्स हैं, तो ये टू मच इन्फॉर्मेशन हो सकती है। वो प्ले अलोंग करने का डिसाइड करता है और रियल इन्फो अपने तक ही रखता है। वो कंफर्म करता है कि कैप्टन सही थे, इसीलिए वो बेहोश हो गया था। ये क्लियर है कि उसे अपनी बॉडी को और ट्रेन करने की जरूरत है। लान एंग की एबिलिटीज पर सरप्राइज है और कहता है कि वो कितना इनक्रेडिबल है। उम्मीद करता है कि वो पीछे नहीं रहेंगे। लियो भी उसकी स्किल से अमेज्ड है और अब समझती है कि वो उसे कैसे बचा पाया। ब्रूट कमांडर फिर रिवील करता है कि वो एंग और लियो को पहले मिशन मैसअप करने के लिए पनिश करने वाले थे, पर क्योंकि उन्होंने वन फिन डीमन को हराया उन्होंने जाने दिया। वो उन्हें वार्न करता है कि दोबारा ऐसा एक्ट न करें। जोल भी उन्हें याद दिलाता है कि रिलैक्स करने का टाइम नहीं है क्योंकि स्क्वाड कंपटीशन अभी भी ऑन है। इसी बारे में बात करते हुए टाटा योशियो पॉइंट आउट करती है कि लियो की स्क्वाड लास्ट प्लेस पर है और अगले दिन से उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। खैर, हमारे लड़के को यकीन है कि उसकी स्क्वाड टॉप पर होगी। 1 महीने बाद स्क्वाड कंपटीशन अपने फाइनल इंटेंस फेज में है। ज्यादा पॉइंट्स पाने के लिए स्क्वाड्स ए लेवल मिशंस के लिए जा रही हैं जो कि टफ होते हैं। लियो अपनी स्क्वाड के साथ बात करती है और डिसाइड करती है कि वो हाई पॉइंट्स के लिए एक मोटे शिकार को टारगेट करेंगे और दूसरे ग्रुप्स को चैलेंज करेंगे। ब्लैक गन स्क्वाड का लीडर हमारी सुंदेरे गर्ल का मजाक उड़ाता है कि वो उन्हें चैलेंज करने का इतना बोल्ड डिसीजन ले रही है। उसे वो किक याद दिलाते हुए जो उसे पिछली बार मिली थी। लियो उस बंदे की बकवास बर्दाश्त नहीं करती और उस बास्टर्ड को 10 पॉइंट ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देती है। वो बास्टर्ड्स चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो हमारी स्क्वाड के साथ पुराना हिसाब बराबर करने के लिए रेडी है। सीन टाउन के स्पारिंग अरीना में शिफ्ट होता है जहां हर कोई ड्यूअल के बारे में सुनता है और बातें करने लगता है। ब्लैक गन स्क्वाड का लीडर हमारी पार्टी को याद दिलाता है कि ऑडियंस बढ़ रही है और अभी भी पीछे हटने के लिए देर नहीं हुई है। वो वार्न करता है कि अगर ब्लैक गन स्क्वाड लियो की टीम को बुली करता हुआ दिखा तो ये उनके लिए बुरा दिखेगा। खैर, हमारे लड़के का मानना है कि आउटकम अभी भी अनक्लियर है और बेहतर होगा कि वो इसे एम्प्टी टॉक के बजाय मुट्ठियों से सेटल करें। लकीली अपोनेंट टीम की वाइस लीडर एक लड़की है जो लियो के साथ हमारी स्क्वाड को हैंडल कर सकती है, या कम से कम ये स्कमबैग्स यही सोचते हैं। हमारा लड़का अपने ओपोनेंट्स को बोलता है कि लियो को सिर्फ इसलिए अंडर एस्टिमेट ना करें क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि वो एवरेज से कहीं ऊपर है। हमेशा की तरह फोटोग्राफर लेडी पिक्चर्स लेना शुरू करती है, मेक श्योर करते हुए कि वो लियो का हर एक बैड एस फाइटिंग सीक्वेंस कैप्चर करे। लियो अपनी फीमेल अपोनेंट को बोलती है कि फाइट जल्दी खत्म करे ताकि वो 10 पॉइंट्स जल्दी ले सकें। ऐसा लगता है वाइस लीडर को पहले से पता है कि लियो सीतू फैमिली से है, तो वो उम्मीद करती है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगी। लियो अटैक करने के लिए चार्ज करती है, पर वो लड़की उसका स्ट्राइक ब्लॉक कर लेती है। लड़की सोचती है कि कैसे लियो, जो एक ग्रीन कोर रिकवरी टाइप है, एक ब्लू कोर एजिलिटी टाइप जितनी तेजी से मूव कर सकती है।
लियो लड़की को डिजार्म कर देती है और कहती है कि भले ही वेटरन टीम्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस और टीम टैक्टिक्स हों, पर उनकी इंडिविजुअल स्किल्स अक्सर काफी नहीं होती। टीम की तरह लड़ना काम करता है, पर पर्सनल स्किल्स भी मैटर करती हैं। हमारी लड़की के अटैक का दर्द काफी पेनफुल है और ओपोनेंट को रियलाइज करने में देर नहीं लगती कि लियो ने अपनी मसल्स में पावर पंप की है, जिससे वो स्पैज्म कर रही हैं। उसे वाइड ओपन देखकर लियो मौके का फायदा उठाती है और लड़की पर कई बार अटैक करती है। स्कमबैग टीम का लीडर अपनी टीम को हारता हुआ देखकर पूरी तरह डेविस्टेटेड है। मीनवाइल लियो लड़की को गिरा देती है और याद दिलाती है कि सीतू फैमिली फिजिकल मूव्स में ग्रेट है। क्राउड उसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, जबकि ओपोनेंट डिसबिलीफ में है। 10 पॉइंट्स हारने के बाद वो हमारी पार्टी को 20 पॉइंट मैच के लिए चैलेंज करने का डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स हमारी लेडी चैलेंज एक्सेप्ट करती है, 20 पॉइंट्स पाने के लिए एक्साइटेड, पर इस बार एंग डिसाइड करता है कि वो चीजें हैंडल करेगा जबकि वो रेस्ट करेगी। वो डिस्टर्बिंग लड़का एंज से कहता है कि वो इनफ गुड नहीं है और वो लियो के साथ लड़ना चाहता है। हमारा लड़का इस कमबैक को याद दिलाता है कि क्योंकि लियो लीडर है, ओपोनेंट को पहले उसे हराना होगा ये प्रूव करने के लिए कि वो उसे चैलेंज करने के लायक है। वो आदमी एंग को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहा, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे लड़के को इतनी बुरी तरह पीटने की धमकी देता है कि उसकी मां भी उसे पहचानने से इनकार कर देगी। एंग के टीममेट्स धमकी से शॉक्ड हैं, जबकि सुजू फाइट की अच्छी फोटो लेने के लिए रेडी हो जाती है। एंज और वो लड़का बैटल ग्राउंड पर अपनी जगह लेते हैं। वो आदमी अपनी गन निकालता है और दिखाता है कि उसने ट्रेनिंग बुलेट्स स्विच कर ली हैं। वो हमारे लड़के को अश्योर करता है कि बुलेट्स हर्ट करेंगी, पर उसे सीरियसली इंजर नहीं करेंगी। ऐसा लगता है ट्रेनिंग बुलेट्स हमारे लड़के के लिए कुछ नई चीज है। आखिरकार पास्ट में वॉरियर्स शुरू से ही रियल बुलेट्स यूज करते थे। खैर, वो ओपोनेंट को टीज करता है कि अपने शॉट्स मिस मत करना। ब्लैक गन स्क्वाड का एक मेंबर कहता है कि रुकीज यही बोलते हैं और उनके लीडर का एम ग्रेट है, जिससे एंग एम्बैरेस्ड फील करता है। ब्लैक गन स्क्वाड का लीडर एंग को वार्न करता है कि टू मच कॉन्फिडेंस एक दिन उसे मरवा देगा, तो वो हमारे लड़के को कोई भी वेपन चूज करने की परमिशन देता है। आखिरकार वो नहीं चाहता कि एंग उस पर बुलिंग का इल्जाम लगाए। वेपन्स की बात करें तो हमारे लड़के को वो यूनिक वेपन याद आता है जो वो पास्ट में पोजेस करता था। क्योंकि उसके पास वो नहीं है, वो अपनी फिस्ट से लड़ने का डिसाइड करता है और ओपोनेंट से पूछता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। ऑफ कोर्स वो कॉकी रन शॉक हो जाता है और उसके टीममेट्स सोचते हैं कि एंज क्या प्लान कर रहा है। वो बास्टर्ड हंसने लगता है और पूछता है कि क्या एंज ही सच में बिना वेपन के लड़ना चाहता है। उसे लगता है सारे रुकीज कॉकी होते हैं, फिर भी वो हमारे लड़के की डिमांड से एग्री करता है। हालांकि वो एंज को याद दिलाता है कि अगर एक शेर खरगोश का शिकार कर रहा हो तब भी वो होल्ड बैक नहीं करता। सिमिलरली वो मर्सी न दिखाने का और खोए हुए पॉइंट्स वापस लेने का प्रॉमिस करता है। लगता है हमारे लड़के को अपने अंदर के डीमन को ट्रेन करने और उसकी स्ट्रेंथ यूज करने का परफेक्ट चांस मिल गया है। जैसे बैटल कंटिन्यू होती है, वो बुलेट डॉज करता है और आदमी की तरफ चार्ज करता है, पर वो डूड हमारे लड़के को आगे चार्ज करने के लिए इडियट बुलाता है और अपने राइट हैंड में एक गाइडेड मिसाइल दिखाता है। वो बहुत सारी बुलेट्स फायर करता है और एंग रियलाइज करता है कि ये हाई स्पीड बुलेट्स डॉज करना मुश्किल है, एजाइल डीमंस के लिए भी। हालांकि वो खुश है कि उसने ये ओपोनेंट चूज किया, क्योंकि इससे वो अपनी स्किल्स टेस्ट कर सकता है। वो अटैक करने के लिए अपनी वाटर स्किल्स यूज करता है। लोग देखते हैं कि एंग बुलेट्स को स्मूथली पानी की तरह डॉज करता है। अपने अटैक्स डॉज होने के बाद वो बास्टर्ड हमारे लड़के को उस ट्रम्प कार्ड से धमकाता है जो वो होल्ड कर रहा है। ब्लैक गन स्क्वाड का मेंबर सोचता है कि उनके लीडर की गन पावर स्टोर करने और बुलेट्स में एनर्जी ऐड करके स्ट्रॉन्गर शॉट्स मारने में ग्रेट है। जैसे एंग गन की तरफ बढ़ता है, आदमी उसे चैलेंज करता है कि देखते हैं वो करीब से एक्यूरेट एक्सप्लोसिव बुलेट्स कैसे डॉज करता है। लेकिन हमारा लड़का कैजुअली गन पर पंच मारता है, शॉट को हवा में भेज देता है। फिर हमारा बंदा ओपोनेंट के हाथ पे स्ट्राइक करके गन का कंट्रोल ले लेता है। फॉलोइंग किक के साथ वो बास्टर्ड को गिरा देता है। वो फिर अपना पैर गन पर रखता है और विक्ट्री स्कोर करता है, 20 पॉइंट्स अर्न करते हुए। हारा हुआ ओपोनेंट कांपता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है। लैन और मीना हमारे लड़के को उसकी परफॉर्मेंस के लिए प्रेज करते हैं। लियो, जिसे साफ नहीं दिखा कि क्या हुआ, सोचती है कि एंज ने ये स्किल्स कहां से सीखी। स्क्वाड को ब्लैक गन स्क्वाड के साथ फाइट से 30 पॉइंट्स मिलते हैं और दूसरों का अटेंशन कैच करते हैं। जल्दी ही बहुत से और वॉरियर्स इंक्लूडिंग ओल्डर स्क्वाड्स उन्हें जीतने के थ्रिल के लिए चैलेंज करने आते हैं। लियो की स्क्वाड इन चैलेंजेस को पॉइंट्स दांव पर लगाकर एक्सेप्ट करती है। वो हारने से ज्यादा जीतते हैं और उनके पॉइंट्स तेजी से बढ़ते हैं। महीने के एंड तक बावजूद इसके कि दूसरी स्क्वाड्स जेलस हैं, लियो की स्क्वाड टॉप पर है और फाइनल्स में जगह बना लेती है। इवेंचुअली फाइनल कंपटीशन 3 स्क्वाड्स के बीच होगा। सीन फिर कॉलोजियम में कट होता है, जहां फाइनल बैटल्स होनी है। तीनों सीनियर्स कॉलोजियम की तरफ जा रहे हैं और जोल हर बार इमोशनल हो जाता है जब वो महीने के एंड में रूइंस में वापस जाते हैं। अपनी स्क्वाड्स को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होते देखना सच में हार्ट वार्मिंग है। वुमन बस फैसिनेटेड है कि कैसे लियो की स्क्वाड सिर्फ कुछ दिनों में 8 टीम्स को हराकर रैंकिंग्स के टॉप पर जंप कर गई। उसने सुना कि उन्होंने अपने पॉइंट स्ट्रेटेजिकली यूज किए दूसरी स्क्वाड्स को चैलेंज करने के लिए और ज्यादातर फाइट्स जीती। हालांकि वो मानती है कि ये मेथड सिली है और हमारे ब्रूट कमांडर को इसे रोकने को कहती है।
लेकिन जाओ टांग कहता है कि उन्होंने पॉइंट्स अपनी खुद की स्ट्रेंथ से अर्न किए हैं और रोकने की कोई वजह नहीं है। वो ऐड करता है कि एंज और लियू के टीम में होते हुए वो पहले से स्ट्रांग है। उसने चुपके से उनकी कुछ फाइट्स देखी हैं और देखा कि बाकी 2 मेंबर्स भी अच्छे हैं। जैसे वो गेट पर पहुंचते हैं, जोल रिकॉल करता है कि सालों हो गए जब कोई नई स्क्वाड फाइनल्स में एंटर हुई है, जिससे बाहर बहुत शोर हो रहा है। जाओ टांग गेट खोलता है, कॉलिसियम में स्टेप करता है और कहता है कि वो अपकमिंग मैचेस के लिए एक्साइटेड है। क्राउड में टाटा योशियो की स्क्वाड की एक मेंबर हमारे ब्रूट कैप्टन और उसकी स्क्वाड पर शेड थ्रो करती है। वो हमारी स्क्वाड पर इस बात के लिए शेड डाल रही है कि उनका कोई नाम नहीं है। टाटा योशियो की टीम की दूसरी लड़की उसे वार्न करती है कि दूसरे सुन लेंगे। वैसे टाटा योशियो की टीम का नाम सनफ्लावर स्क्वाड है और जोल की टीम का नाम लूमिनस स्क्वाड है। वो सब मानते हैं कि जाओ टांग की साइड रुकीज से भरी है और हाई बस रूमर्स हैं। मीनवाइल हमारी स्क्वाड स्ट्रेच करती है और सूजू नोट करती है कि उनके ओपोनेंट इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं। लान कहता है कि स्टारफ्लावर और लूमिनस स्क्वाड्स टाटा योशियो और जोल के अंडर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और हीलियोस में वेल नोन है। वो ऐड करता है कि करंट 3 कैप्टन्स को रिप्लेस करने वाले अगले 3 कैप्टन्स इन्हीं टॉप स्क्वाड से आएंगे। एंज कहता है कि सब ठीक है और अपनी स्क्वाड को अपना सब कुछ देने को बोलता है। भले ही उसकी बॉडी में अभी भी उसकी सीक्रेट पावर की कमी है, वो किसी ऐसे से नहीं हारेगा जिसके पास वन फिन डीमन जैसी स्ट्रेंथ हो। उसे लगता है जीतना आसान होना चाहिए और वो प्राइज के बारे में क्यूरियस है। मीनवाइल टाटा योशियो अपनी स्क्वाड को गैदर करने को बोलती है। जब वो साथ आते हैं, स्क्वाड लीडर अपनी कैप्टन को बताती है कि वो रेडी हैं और पूछती है कि अगर वो जीतें तो कुछ स्पेशल मिलेगा क्या, जैसे कि अपनी बिलव्ड कैप्टन के साथ बी लेवल टाउन में शॉपिंग ट्रिप। जस्ट इन टाइम लूमिनस स्क्वाड भी अराइव करती है और सनफ्लावर स्क्वाड पर शेड थ्रो करने से पहले हेजिटेट नहीं करती। जबकि दूसरी स्क्वाड्स कुछ बड़ा अचीव करना चाहती हैं, सनफ्लावर स्क्वाड सिर्फ शॉपिंग से बेहतर कुछ सोच ही नहीं सकती। स्टारफ्लावर स्क्वाड की एक लड़की अनॉयड है और कहती है कि लड़का नहीं समझेगा कि लड़कियों के लिए क्लोथ्स शॉपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तक उसे श्योर है कि सनफ्लावर स्क्वाड लूमिनस के साथ कभी गेट अलोंग क्यों नहीं करेगी। सारी टीम्स के कैप्टन्स फाइनली वहां पहुंचते हैं। एक बार जब सीनियर्स अपना बैंटर खत्म कर लेते हैं, जाओ टांग हमारी स्क्वाड को गैदर होने का ऑर्डर देता है। जब तीनों स्क्वाड्स एक जगह यूनाइट होती हैं, वो कहता है कि क्योंकि वो एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं, वो उन्हें एक एक करके इंट्रोड्यूस नहीं करेगा और बिना किसी देरी के सीधा टर्म्स और कंडीशंस एक्सप्लेन करता है। देखो, फाइनल्स में टीम और सोलो मैचेस होंगे और जिस स्क्वाड के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतेगी। टाटा योशियो ऐड करती है कि हर मैच के रूल्स बाद में रिवील किए जाएंगे और वो प्राइज अनाउंस करेंगे ताकि सब कंपेटिटिव रहें। वो श्योर है कि हर कोई प्राइज को लेकर एक्साइटेड है और जो स्टोर में है उसे पसंद करेगा। जोल अनाउंस करता है कि फर्स्ट प्राइज एक बी लेवल टाउन में 1 वे ट्रेनिंग सेशन है जो कंटेस्टेंट्स को खुश कर देता है। हमारी स्क्वाड खासकर बहुत बहुत खुश है। बिना और स्टॉल किए जाओ टांग स्क्वाड लीडर्स को आगे आकर लॉट्स ड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। जैसे लीडर्स अपने लॉट्स ड्रॉ करते हैं, दूसरे वॉरियर्स गेस करते रहते हैं कि वो क्या चैलेंजेस फेस करेंगे। एंजोन बहुत से चेंजेस के बारे में सोचता है जो वो अपनी पिछली लाइफ के कंपैरिजन में देख रहा है। उसके टाइम में टाउन क्लासिफिकेशंस क्लियर नहीं थी, टाउन्स इंडिपेंडेंट थे और हर टाउन को खुद पर रिलाई करना पड़ता था। उसे लैंड की बात याद आती है। ये टाउन सी लेवल है, लोएस्ट रैंक। बी और ए लेवल टाउन्स इसके ऊपर है और ए लेवल टाउन्स में स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। ग्रैंड सिटी एकमात्र लेवल सेटलमेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग 5 या 6 फिंड वॉरियर्स और टॉप 7 फिंड वॉरियर्स। एंज सोचता है कि ये उसके पुराने टाउन के कंपैरिजन में कैसा है और क्या उसका पुराना टाउन बिग बैटल के बाद अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो अपने पुराने टीममेट्स के बारे में सोचता है। अचानक लैन उसे बुलाता है, नोटिस करते हुए कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। सुजू सजेस्ट करती है कि वो रेडी हो जाए क्योंकि वो कम्पीट करने वाले पहले हैं। जाओ टांग अनाउंस करता है कि सारे वेपन्स ट्रेनिंग वेपन से स्वैप कर दिए गए हैं और पहला मैच लियू की स्क्वाड और लूमिनस स्क्वाड के बीच है। अचानक फोटोग्राफर गर्ल रियलाइज करती है कि उनके पास अभी भी कोई स्क्वाड नेम नहीं है और सोचती है कि क्या वो कोई नाम सोचेंगे। लैन अग्री करता है, कहते हुए कि उन्हें फेमस होने पर एक अच्छे नाम की जरूरत होगी। एंज कहता है ये अच्छा आइडिया है और उन्हें बाद में इस पर बात करनी चाहिए। मीनवाइल लियू नर्वस फील करती है। लूमिनस स्क्वाड का लीडर स्नीयर करता है, पूछते हुए कि उनके जैसा रागटैग ग्रुप कैसे जीत सकता है। वो अपने मेंबर्स को ओपोनेंट्स को टेक आउट करने पर फोकस करने को बोलता है। लियू को अपने लिए छोड़ने को कहता है। बैटल शुरू होने का सिग्नल मिलता है। लियू रियलाइज करती है कि ये एक ऐसा मैच होगा जहां हर कोई 1-on-1 फाइट करेगा, पर यह स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को फेवर करती है। वो सिचुएशन रिग्रेट करती है और अपनी टीम को ग्रुप अप होने को बोलती है। एंग देखता है कि लियू ने उनकी टैक्टिक्स देख ली हैं। हमारी स्क्वाड का बेस्ट मूव उनके लीडर को एलिमिनेट करना होगा। वो नोट करता है कि लूमिनस स्क्वाड की स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर वो अपना लीडर खो दें तो पूरी टीम बिखर जाएगी। लियू की जजमेंट अच्छी है और एंग सोचता है कि ये ग्रेट है, लेकिन ओपोनेंट भी अपनी टीम को रीग्रुप होने और टैक्टिक्स चेंज करने का ऑर्डर देता है और वो सब हमारी लड़की लियू पर लैच कर देते हैं। लियू भी अपनी टीम को अपने मूव्स कवर करके सपोर्ट करने को बोलती है। उसके टीममेट्स जल्दी से बाकी 3 लूमिनस स्क्वाड मेंबर्स को प्रिसाइज स्ट्राइक्स के साथ ब्लॉक करते हैं।
ल्यूमिनस स्क्वाड लीडर लियू को सीधा अपनी तरफ आते हुए देखता है और उसे वार्न करता है कि उसे अंडर एस्टिमेट ना करे, और वो भी लियू से लड़ने के लिए आगे रश करता है। लड़का एक छोटे रेड रेजिन के साथ अटैक करता है। लड़की जल्दी से अपनी टीम को सेफ रहने के लिए आंखें बंद करने का इंस्ट्रक्ट करती है। वो सोचती है कि लड़के ने अपने हाथ में एनर्जी यूज करके एक फ्लैश बैंग बनाया जो उसके खुद के टीममेट्स को भी हिट किया। इस कमी टेक्निक को देखकर जाओ तांग जोल पर अनॉयड है कि उसने लूमिनस स्क्वाड लीडर को बिना चीप टैक्टिक्स के लड़ना नहीं सिखाया। जबकि फ्लैश 1-on-1 फाइट्स में काम कर सकता है, टीम बैटल्स में ये बुरा है क्योंकि ये टीममेट्स को भी इफेक्ट करता है। जोल रिप्लाई करता है कि उसने लड़के को कई बार बोला था पर उसने नहीं सुना, और कभी कभी आदतों को सुधारने के लिए एक हार्ड लेसन की जरूरत होती है। बैटल में वो कॉकी गाय सोचता है कि रुकीज को एरोगेंट एक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो दोबारा अटैक करने के लिए रेडी होता है, एंज बीच में आता है, उसके हाथों पर हिट करता है और पूछता है कि क्या उसने कभी अपने टीममेट की सेफ्टी के बारे में सोचा है। हमारा लड़का फिर एक वाटर बैटल वाइजर पहनता है और लड़के को पीछे किक करता है। लड़का शॉक है और जानना चाहता है कि एंज को वाइजर कब मिला। हमारा लड़का एक्सप्लेन करने से पहले एक जैब थ्रो करता है कि लेंसेज मोटे पानी से बने हैं और लाइट को बेंड करने में सक्षम है, जो पानी यूज करके ज्यादातर फ्लैश को रोक देता है। उसने ये लेंसेज पानी एब्जॉर्ब करके बनाए हैं जो लाइट को रिड्यूस करते हैं। ये काम करता है और लाइट फेड हो जाती है। लियो देखती है कि अपोजिंग टीम का लीडर हमारे लड़के से मेजर एल लेने के बाद हर्ट है, तभी वो उस बास्टर्ड को फिनिश करने के लिए आगे लपकती है। मीनवाइल उस बास्टर्ड को अचानक रियलाइज होता है कि वो अपना हाथ मूव नहीं कर सकता। लगता है उसका आर्म डिसलोकेट हो गया है। लड़की पूरी तरह बलिस्टिक हो जाती है और बास्टर्ड को जोर से हिट करती है। मीनवाइल एंग कामली अपने बाकी टीममेट्स की मदद कर रहा है, तो फाइट स्मूथली चलती है। बैटल के बाद लियू एनिमी टीम का अटेंशन ग्रैब करती है, ये बताकर कि उनका लीडर गिर चुका है, और पूछती है कि क्या वो लड़ना जारी रखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो सरेंडर चूज करते हैं। जोल कहता है ये एक्सपेक्टेड था, और तो और हमारे लड़के ने अभी तक अपनी पावर यूज भी नहीं की है। सनफ्लावर स्क्वाड की लीडर ल्यूमिनस स्क्वाड के लीडर को क्वेश्चन करती है, पूछते हुए कि क्या उनकी हार सच में इसलिए थी क्योंकि वो स्ट्रेंथ खो बैठे। लड़का कहता है कि वो बस ऑफ गार्ड पकड़े गए थे और वार्न करता है कि अगला नंबर सनफ्लावर स्क्वाड का होगा। जैसे सनफ्लावर स्क्वाड नीचे आती है, उनकी लीडर सोचती है कि लूमिनस स्क्वाड के कमेंट्स अनोइंग है। खैर, जैसे ही टीम अरीना में आती है, टाटा योशियो उन्हें बताती है कि सारे वेपन्स अब ट्रेनिंग मोड में हैं, जो बैटल की शुरुआत मार्क करता है। सनफ्लावर स्क्वाड लियू की टीम पर चार्ज करती है। उनकी लीडर उन्हें लूमिनस स्क्वाड की टैक्टिक्स से अपसेट न होने और अपनी ट्रेनिंग पर स्टिक रहने और फॉर्मेशन मेंटेन करने को बोलती है। मीनवाइल हमारा ब्रूटलैंड अपनी सारी पावर एक पंच में डालने का डिसाइड करता है। जब वो जमीन हिट करता है, वो एक शॉक वेव क्रिएट करता है जो धरती को क्रैक कर देती है। एंज अपनी पावर यूज करने के बारे में सोचता है क्योंकि वहां केओस मचा हुआ है। वो जमीन से रूट शूट कराता है सारे ओपोनेंट्स को ट्रैप करने के लिए। वो शॉक्ड हैं और सोचते हैं कि ये पावर कहां से आई। एंग दूसरी तरफ ग्लैड है कि ये अच्छे से काम कर रहा है और डीमंस से मिले एलिमेंट्स के कई यूजेस देखता है। वो सोचता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। लियू फिर लैंड को अटैक करते रहने का इशारा करती है और लड़का चार्ज करता है, पर ओपोनेंट्स उसका अटैक डॉज कर लेते हैं। सनफ्लावर स्क्वाड की लीडर अपनी टीम को मूव और रीग्रुप होने का ऑर्डर देती है। वो सोचती है कि उनका फॉर्मेशन टूट गया था, पर इंस्टेंटली लियू और सूजू लीडर पर अटैक करते हैं, जो ब्लॉक करने की कोशिश करती है और अपने फेलो से मदद मांगती है। पर वो देखती है कि उसके टीममेट्स पहले ही हमारे लड़कों से लड़ रहे हैं। लड़की एंज को अकेले 2 टीममेट्स को हैंडल करते हुए देखती है और लूमिनस स्क्वाड की वार्निंग याद करती है कि एंग लियू की स्क्वाड में स्ट्रॉन्गेस्ट है और बैटल चेंज कर सकता है। मीनवाइल हमारी फोटोग्राफर गर्ल यहाँ इस लड़की को वार्न करती है कि बेहतर होगा वो फाइट पर फोकस करे, पर लड़की फील करती है कि वो इनविंसिबल है क्योंकि वो एजिलिटी टाइप है। लेकिन इस कॉकी लड़की को रियलिटी चेक तब मिलता है जब सुजू अपनी स्पीड यूज करके उस पर अटैक करती है, जिससे हमारी जीत होती है। टाटा योशियो कहती है कि ये खत्म हो गया। लियू की स्क्वाड के सारे टीम बैटल्स जीतने के साथ अब बारी है सोलो ड्यूल्स की। क्योंकि वॉरियर्स अपने ओपोनेंट्स चूज कर सकते हैं, सनफ्लावर और लूमिनस स्क्वाड्स के दोनों लीडर्स एंग से बैटल करना चाहते हैं। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि सोलो ड्यूल्स 1-on-1 होते हैं, तो बेहतर होगा वो डिसाइड कर लें कि हमारे लड़के से कौन लड़ेगा। लेकिन चैड होने के नाते हमारा लड़का एंज उन दोनों को एक साथ फेस करना चाहता है। जैसे सोलो ड्यूल्स करीब आते हैं, एंग जानता है कि ये फाइनल फाइट होगी, तो बेहतर होगा वो इसे सीरियसली ले। उसके ओपोनेंट्स श्योर हैं कि एंज उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे सीरियसली न लेने के लिए रिग्रेट कराएगा। टाटा योशियो एक्सप्लेन करती है कि रूल्स पहले जैसे ही हैं और ड्यूल तब खत्म होगा जब एक साइड गिव अप करेगी या कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, और इसके सेटल होने के साथ वो रेडी टू रंबल हैं। लड़का और लड़की एक साथ एंजी पर चार्ज करते हैं। लड़का एक बार फिर पहले अटैक करता है, उसे वार्न करते हुए कि उन्हें अंडर एस्टिमेट न करे। वो अपना फ्लैश अटैक फिर से यूज करता है, जिससे उसका टीममेट शॉक हो जाता है कि वो ये ट्रिक इतनी जल्दी यूज कर रहा है। देखो, थोड़ी देर पहले ड्यूल शुरू होने से पहले उन दोनों के बीच एक डायलॉग हुआ था। वो रिकॉल करती है कि लड़के ने कहा था कि क्योंकि वो एंज से साथ में लड़ रहे हैं, वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते,
बी लेवल टाउन में मूव करने का चांस अभी भी पॉसिबल हो सकता है। उसके पास एक अच्छा प्लान है और वो उसे एक स्पेशल बैटल वाइजर देता है, कहते हुए कि ये ज्यादातर फ्लैश अटैक्स ब्लॉक करेगा। जब वो एंज को अंधा करेगा, उसे स्ट्राइक करने का चांस लेना होगा। लड़की वाइजर की वैल्यू से अमेज्ड है। लड़का स्ट्रेस करता है कि वो एंज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और बी लेवल टाउन में मूव करने के लिए उन्हें साथ काम करना होगा। वो आगे रिमाइंड करता है कि फ्लैश सिग्नल होगा तो उसे अपना चांस मिस नहीं करना चाहिए। जैसे लड़का अटैक के लिए रेडी होता है, वो हमारे लड़के को बता देता है कि एस्केप का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसका अटैक पहले से 5 टाइम स्ट्रॉन्गर है। टाटा, योशियो और बाकी लोग ब्राइट लाइट के आर पार देखने में स्ट्रगल करते हैं। लड़की नोटिस करती है कि लड़के ने फ्लैश में बहुत एनर्जी डाली है, पिछले फाइनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जोल डरता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने का मतलब है कि कोर इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। सनफ्लावर स्क्वाड की लीडर सोचती है कि एंज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ब्लाइंड होगा। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए वो अपनी स्पीड यूज करके तेजी से स्ट्राइक करने का डिसाइड करती है। वो उसे ढूंढ लेती है और अटैक के लिए रेडी होती है, लेकिन हमारा लड़का पहले से ही उस पर था और सेटिस्फैक्शन के साथ उसकी तरफ देखता है। लड़की उसके इंटेंस लुक से शॉक हो जाती है, ऐसा फील करते हुए जैसे कोई स्कैरी चीज उसे ठंडे समुद्र में नीचे खींच रही हो। एंग पानी यूज करके उसे ट्रैप कर लेता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाती है। क्योंकि उसका टीममेट ब्लाइंडिंग लाइट प्रोड्यूस करने में बिजी है, वो पूछता है कि चिल्ला कौन रहा है, जिस पर वो कहती है कि एंज ने उस पर अटैक किया और उसका वाइजर गिर गया, जिससे वो ब्लाइंड हो गई। वो प्लान के टोटल फ्लॉप होने के लिए माफी मांगती है। एंग फिर दोनों पर अटैक करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करता है, उन्हें गिरा देता है। जाओ टांग फ्लैशेस और धूल देखता है, उम्मीद करते हुए कि वॉरियर्स अपनी पावर कंट्रोल करना जानते होंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। कंसर्न फील करते हुए वो चेक करने के लिए अरीना में कूदता है और एक ऑमिनस ऑरा फील करता है, लेकिन उस जायंट एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद धूल बैठने लगती है, रिवील करते हुए कि हमारा लड़का ही लास्ट मैन स्टैंडिंग है। उसके दोस्त भागते हुए उसके पास आते हैं। लैंड सबसे पहले उसे प्रेज करता है और पूछता है कि उसने ब्राइट लाइट में उनके अटैक्स कैसे रोके और 2 ओपोनेंट्स को सेम टाइम पर कैसे हराया। वो क्यूरियस है क्योंकि लाइट के उस एक्सप्लोजन के बाद कोई कुछ देख नहीं पा रहा था, जिस पर एंज रिवील करता है कि उसने उनका वाइजर छीन लिया, जिससे वो भी ब्लाइंड हो गए। लेकिन ऑफ कोर्स ल्यू इंटरनली फील करती है कि बात कुछ और है, हालांकि वो अपने शक जाहिर नहीं करती। जाओ टैंग उनकी स्क्वाड के पास आता है, बताते हुए कि वो टूर्नामेंट जीत गए और उन्हें कंग्रेचुलेट करता है। वो हमारे लड़के से सरप्राइज्ड है, खासकर कैसे उसने 2 स्क्वाड लीडर्स को काउंटर और अटैक किया। एंग हम्बली कहता है कि उसका सीनियर बस उसे फ्लैटर कर रहा है। इंटरनली एंग सोचता है कि वो माइटीएस्ट वॉरियर है और कोई टफ ओपोनेंट उसे हरा नहीं सकता। उसे लगता है वो सिर्फ अपने बैटल एक्सपीरियंस से जीत सकता था, हालांकि पावर्स यूज करने से ये आसान हो गया। जाओ टैंग फिर उन्हें अश्योर करता है कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अगले दिन वो अंडरग्राउंड टनल से होते हुए नियरेस्ट बी लेवल सिटी जाएंगे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए। हर कोई इस न्यूज से खुश है। सीनियर आगे बताता है कि सुबह रेडी होकर मिलना। जाते हुए लैन कहता है उसने सुना है वहां 3 टॉप वॉरियर्स हैं और वो उनसे मिलने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे हमारी स्क्वाड स्माइल्स के साथ वहां से जाती है, जोल नोट करता है कि एंज इतना स्ट्रांग है कि अगर वो अपनी सारी पावर यूज करे तो शायद वो भी उसे न हरा पाए। हमारा ब्रूट कमांडर भी एग्री करता है, मानते हुए कि बच्चा एक पॉइंट पर अपने करियर के पिनिकल पर पहुंचेगा। खैर जोल ऐड करता है कि अंडरग्राउंड टनल से जाना ऊपर ट्रैवल करने से सेफर है। वुमन भी कमांडर को अलर्ट रहने को वार्न करती है, मेंशन करते हुए कि वहां कभी कभी नो फिन डीमंस अपीयर होते हैं। ऑफ कोर्स जाओ टांग कंसर्न नहीं है, मानते हुए कि कितने भी नो फिन डीमंस उन्हें थ्रेटन नहीं कर सकते। वो कॉन्फिडेंट है कि वो चारों उसकी मदद के बिना भी ठीक रहेंगे। अंडरग्राउंड टनल, जो कभी बिजी ट्रैवल हब था, अब रूइंड है और मेनली सिटीज के बीच पैसेज के लिए यूज होता है। मीनवाइल उन टनल्स में से एक में एक डरा हुआ वॉरियर भाग रहा है, पर एक 2 फिन डीमन द्वारा मारा जाता है। डीमन कहता है कि ह्यूमंस वीक और बोरिंग है। अपेरेंटली वो यहाँ खो गया है, कोई क्लू नहीं कि बाहर कैसे निकले। अगले दिन जाओ टैंग और उसके जूनियर्स अंडरग्राउंड पैसेज पर पहुंचते हैं। सुजू इसे देखकर थ्रिल्ड है और पिक्चर्स लेती है। वो कहती है जगह सच में पुरानी लग रही है और पूछती है कब बनी थी। सीनियर रिवील करता है कि ये उससे भी पुरानी है। लड़की बता सकती है कि ये डिजर्टेड लग रही है और सोचती है कि क्या लोग इसे कभी यूज करते थे। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि बैटल ऑफ डॉन के बाद कई ग्रेट वॉरियर्स मारे गए और इलीट्स की संख्या बहुत गिर गई, जिससे टेरिटरीज एक्सपैंड करना या मिशंस करना इम्पॉसिबल हो गया। उनके पास पावर क्रिस्टल्स भी खत्म हो गए जिन्हें उनकी जरूरत थी। वो वंस ग्रेट अंडरग्राउंड नेटवर्क धीरे धीरे अबैंडन कर दिया गया क्योंकि उनके पास पावर क्रिस्टल्स नहीं थे। वो कहता है कि नेटवर्क ग्रेटेस्ट वॉरियर के टाइम पर बना था। सुजू सरप्राइज्ड है कि ये इतने फेमस टाइम में बना था, और भी फैसिनेटिंग ये है कि जिस हीरो का नाम हमारे लड़के ने इनहेरिट किया वो भी उसी टाइम जिंदा था। हमारा लड़का खुद पर स्मग फील करता है, जिससे जाओ टैंग अनॉयड हो जाता है। आखिरकार वो मानता है कि बच्चा बस ग्रेट वॉरियर का नाम शेयर करता है और उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो एंज को ऑर्डर देता है कि माइटीएस्ट वॉरियर के बारे में मजाक न करे। थोड़ी बहस के बाद सीनियर फाइनली काम डाउन होता है, रियलाइज करते हुए कि उसने बिना वजह अपना आपा खो दिया। वो उन्हें रीअश्योर करता है और आगे बढ़ने को कहता है।
जगह का आर्किटेक्चर देखकर एन याद करता है कि स्ट्रक्चर वैसा लग रहा है जैसा उसने अपनी पास्ट लाइफ में सजेस्ट किया था। फर्दरमोर, उसका कैप्टन एक फाइन डिटेल के बारे में पूरी तरह गलत है। ये जगह एक मैसिव अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो सिटीज को कनेक्ट करती है और सेफेस्ट और मोस्ट फेयर मर्चेंट रूट के तौर पर सर्व करती थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इंप्रेसिव सिस्टम उसकी मौत के बाद अबैंडन कर दिया जाएगा। क्यूरियोसिटी से लैन सीनियर द्वारा मेंशन किए गए एनर्जी क्रिस्टल्स के बारे में पूछता है और क्या वो उनके चेस्ट वाले डीमन कोर्स जैसे ही हैं। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी क्रिस्टल्स कई डीमन कोर्स को साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। एक डीमन कोर वॉरियर की पावर बूस्ट कर सकता है, पर कई कोर्स कंबाइन करना मुश्किल है। वो फेल होते रहे जब तक उन्होंने एक बड़ा एनर्जी क्रिस्टल नहीं बना लिया। ये क्रिस्टल उनकी सिटीज को इलेक्ट्रिसिटी की तरह पावर देता है। हाईली फ्यूचर ऑपरेशंस में ग्रुप हंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि हायरार्की के लिए एनर्जी क्रिस्टल्स बनाने के लिए और डीमन कोर्स कलेक्ट किए जा सके। वो बी लेवल सिटी पाइसीशा जा रहे हैं और सीखने और अपने एलोकेटेड एनर्जी क्रिस्टल्स लेने। सुजू पूछती है क्या होगा अगर सिटी का एनर्जी कोर खत्म हो जाए और कोई रिप्लेसमेंट ना हो। जाओ टैंग कहता है इससे सब कुछ रुक जाएगा। सब शॉक होते हैं जबकि सीनियर आगे क्लैरिफाई करता है कि बिना पावर के नॉर्मल लाइफ इम्पॉसिबल होगी। डिफेंस सिस्टम्स और वेपन्स काम करना बंद कर देंगे और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। ये सिटी का सबसे बड़ा डिजास्टर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका टाउन हीलोस बहुत बड़ा नहीं है। उनका एनर्जी क्रिस्टल और 3 महीने चल सकता है। वो यूजुअली हर महीने पाइसीशा ट्रैवल करते हैं, तो ये बस एक प्रिकॉशन है और कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। जाओ टैंग उन्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की वार्निंग देता है। पाइसीशा जैसे बी लेवल सिटी में न सिर्फ 2-5 फिंड वॉरियर्स हैं बल्कि 3 हैं, जिसमें एक का सिंक्रोनाइजेशन रेट 69% है। एंग के अलावा हर कोई ये सुनकर शॉक है। हमारा लड़का स्मग फील कर रहा है कि कैसे वो एक 7 फिंड वॉरियर है जिसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 96% है। सुजू दीवार पर एक बटन नोटिस करती है और दबाने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो पूछती है ये क्या है। एंग जल्दी से देखता है वो क्या कर रही है और उसे रोकता है। जाओ टैंग भी उसे कुछ भी टच करने की कोशिश करने के लिए डांटता है और खुश है कि एंग बीच में आया। लड़की पॉइंट आउट करती है कि बटन ऐसा लग रहा है जैसे वो दबना चाहता हो, तो उसका हाथ नेचुरली उसकी तरफ गया। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि बटन इमरजेंसी सील के लिए है। वर्स्ट केस में ये टनल के उस हिस्से को पूरी तरह बंद कर देगा। वो उनके ऊपर एक सर्कल की तरफ पॉइंट करता है और कहता है बटन दबाने से ऊपर और नीचे से मोटे मेटल स्लैब्स अपीयर होंगे, एरिया को इंस्टेंटली सील करते हुए। ये सिर्फ दूसरी सिटीज का एक्सेस कट करने और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है। एंग सोचता है कि टनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी भी काम कर रहा है, पर वो एक किलिंग इंटेंट को करीब आते हुए सेंस करता है। वो बैटल के लिए रेडी होता है और थोड़ा आगे बढ़ता है। सीनियर भी एंग का टेंस चेहरा नोटिस करता है, फिर उसे भी खून की स्मेल आती है जो उसे इंस्टेंटली शॉक कर देती है। वो शॉक्ड है कि एंग ने उससे पहले दुश्मन को स्मेल कर लिया। फिलहाल वो कंसिडर करता है कि एंग की नाक बहुत सेंसिटिव है और इसे बस एक इंस्टिंक्ट बताकर मास्क कर देता है। अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। वो लियू की स्क्वाड को अपने बैग्स ड्रॉप करने और बैटल के लिए रेडी होने को बोलता है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो खून देखते हैं और जाओ टैंग सोचता है कि पाइसीशा में क्या हो रहा है, क्योंकि खून उस डायरेक्शन से आ रहा है। वो पाइसीशा के एक बुरी तरह घायल वॉरियर से मिलते हैं जो कोलैप्स होने से पहले पूछता है कि क्या वो हीलोस से हैं। जाओ टैंग बिना वक्त बर्बाद किए पूछता है कि पाइसीशा में क्या हुआ। आदमी कहता है कि एक डेमोनिक होर्ड ने सिटी पर अटैक कर दिया। पाइसीशा ने पहले ही इवैक्यूएशन अलार्म एक्टिवेट कर दिया है। लियू जल्दी से क्वेश्चन करती है कि इस अलार्म का क्या मतलब है, क्या उन्हें मदद करने जाना चाहिए। जाओ टैंग रिवील करता है कि सिटी सिर्फ तब अलार्म बजाएगी अगर उनके सारे वॉरियर्स मर चुके हों। ये सुनकर एंग सिटी के गिरने और कई जिंदगियां जाने पर फ्यूरियस है। वो पाइसीशा की डायरेक्शन से स्पार्क्स देखते हैं और लाइट का एक बोल्ड घायल वॉरियर पर अटैक करता है, उसे घसीट कर ले जाता है। एंग जल्द रिएक्ट न करने के लिए बुरा फील करता है, जैसे एक डीमन अपीयर होता है। वो घायल आदमी का सर पकड़ता है और बाकियों की तरफ देखता है। वो कहता है कि उन सबको मरना होगा और मरे हुए लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। फिर डीमन वॉरियर को मार देता है। डीमन सोचता है किसे पहले मारे। वो लान पर अटैक करता है, पर जाओ टैंग डीमन का स्ट्राइक रोक देता है। डीमन बता सकता है कि ये नया वॉरियर पिछले वाले से स्ट्रॉन्गर है। मीनवाइल जाओ टैंग रियलाइज करता है कि ये एक 2-फिंड फायर डीमन है और ये सच में पावरफुल है। वो जानता है कि वो एक और हिट नहीं ले सकता और उसे उन चारों को प्रोटेक्ट करना है। उसके पास ज्यादा सोचने की एनर्जी नहीं है, तो वो सबको पकड़ता है और भागने के लिए लीड करता है। डीमन उनका हार्ड चेस करता रहता है। जाओ टैंग साइड वॉल पर एक बटन तक पहुंचता है, पर डीमन करीब आ रहा है और उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। एंग बटन प्रेस कर देता है, जाओ टैंग और बाकियों को सेफ्टी में धकेल देता है। वो डीमन और पाइसीशा के घायल वॉरियर के साथ पीछे रह जाता है। लियू इस आइडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, पर गेट फाइनली बंद हो जाता है, उसे उसकी चिंता में छोड़ते हुए। जाओ टैंग को अचानक याद आता है कि कैसे एंज ने उसे उन तीनों को बचाने के लिए इंसिस्ट किया था, तो वो हमारे लड़के में थोड़ा फेथ रखता है और बच्चों को शांत रहने को कहता है। एंज ने उन्हें सर्वाइव करने का मौका दिया जो उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहां रहना सेफ नहीं है,
तो वो उन्हें जल्दी करने और निकलने को बोलता है। लैन नोट करता है कि डीमन टू फिन्ड है और एंज को भी मुश्किल होगी। सुजू अग्री करती है, कहते हुए कि वो उसे ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकते। लियू भी इंसिस्ट करती है कि वो उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़ दें। जाओ टांग एक्सप्लेन करता है कि दरवाजा स्पेशल मटेरियल से बना है जो एक्स्ट्रा एलॉयज के साथ मिक्स्ड है और 3 फिन डीमंस के अटैक्स हैंडल कर सकता है। इसे तोड़ना आसान नहीं है और सीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो दूसरी तरफ से कुछ सुन नहीं सकते। वो कुछ नहीं कर सकते। तीनों पूछते हैं कि क्या एंज को बचाने का कोई और तरीका है। जाओ टांग एडमिट करता है कि बाकी 2 कैप्टन्स की मदद से भी कोई गारंटी नहीं है, पर वो एक पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढता है। वो उन्हें साइड टनल्स में फॉलो करने को बोलता है। एक टनल दूसरी सिटी तक जाती है जहां वो मदद ले सकते हैं। इवेंचुअली वो रास्ते पर भागते रहते हैं। जाओ टांग ने उन्हें दिखाया। उनमें से एक सोचता है कि ये रास्ता चुनने का मतलब दरवाजे के उस पार जो हो रहा है उसे इग्नोर करना है, पर वो सब उम्मीद करते हैं कि हमारा लड़का सर्वाइव करेगा। मीनवाइल वो आदमी डीमन से लड़ रहा है और अपनी ट्रू पावर दिखाता है। क्योंकि आसपास कोई नहीं है, उसे अब अपनी पावर छुपाने की जरूरत नहीं है। ये देखकर 2 फिन्ड डीमन पूछता है कि एंग डीमन है या ह्यूमन। वेल, हमारा लड़का भी श्योर नहीं है। फिलहाल वो डीमन के फायर एलिमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो हमारा बंदा अपने लिए स्नैक करना चाहता है। हमारे लड़के का ऑरा देखकर 2 फिन डीमन सच में क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या बच्चा 1 फिन डीमन से ज्यादा पावरफुल है और जल्दी से डीमन पर अटैक करने के लिए रूट्स यूज करता है। ये देखकर डीमन स्कॉफ करता है कि अगर एंग 1 फिन वुडन टाइप है तो उसका फायर एलिमेंट परफेक्ट काउंटर है। वो एंज की रूट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए एक भयानक आग अनलीश करता है, कहते हुए कि वो हमारे लड़के की पावर्स कंज्यूम कर लेगा। डीमन फिर एक फायर ब्लास्ट फायर करता है, पर एंग डॉज कर लेता है, जिससे आग दरवाजे पर लगती है। बास्टर्ड फिर एंग का मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि अगर वो करीब आया या भागने की कोशिश की तो जल जाएगा। लेकिन हमारा लड़का कैजुअली वाटर यूज करके आग को कैंसिल आउट करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट क्रिएट करता है। ये डीमन को सरप्राइज करता है और एंजी उसे बताता है कि वो गलत था ये सोचकर कि उसके पास सिर्फ वुड एलिमेंट है। एक पल में ब्रो अपने शार्प क्लॉज स्विंग करता है और डीमन का कोर पकड़ लेता है। कोर पाने के बाद वो बास्टर्ड को चीर फाड़ देता है। अचानक डीमंस का एक ग्रुप उस पर अटैक करता है और वो देखता है कि वो सब नो फिन डीमंस हैं। वो रियलाइज करता है कि उन्होंने उसकी बैटल की आवाज फॉलो की। वो 2 फिन फायर एलिमेंटल कोर को देखता है, फिर उसे शैटर करके शार्ड्स अब्सॉर्ब कर लेता है। 2 फिन डीमन बनने के बाद वो अपने अंदर फ्लेम्स की इंटेंस हीट फील करता है। वो समझता है कि यहाँ एंडलेस नो फिन डीमंस हैं। आग कंट्रोल करना याद करते हुए वो उन्हें हराने के लिए एक ह्यूज फायर एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। इन बास्टर्ड्स की चीखें उन सोल्जर्स के लिए ट्रिब्यूट हैं जिन्होंने टनल में अपनी जान गंवाई।